ईएमआई लेने से पहले आदमी क्या ध्यान रखे या क्या नहीं रखे? दो चीजें आती हैं, ग्रीड एंड फियर। दुनिया की शुरुआत से लेकर दुनिया के अंत तक सेम रहेंगी। लोग इतनी ईएमआई बनवा लेते हैं, बाद में एक दिन बैठ कर सोचते हैं कि ये इतनी ईएमआई हो कैसे गई है। पहले की जनरेशन थी जेन ज़ी वाली और जो करंट जनरेशन है, इनके फाइनेंस फंडामेंटल में क्या डिफरेंसेस है? आप लिंक्डइन पे चले जाओ, हर कोई सक्सेसफुल है। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, हर कोई सुंदर है। हम लोग 50,000 महीने के लिए तड़पते थे, ये दिन में 50,000 रुपए कमा सकते हैं, राइट? क्या मिस्टेक्स है जो क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम नहीं करें अपन? अपने औकात से ज्यादा खर्चा नहीं करना है क्रेडिट कार्ड से। इन्वेस्टमेंट क्या है जेन ज़ी के लिए? सिर्फ सपने देख के ट्रेडिंग कर लेना कि बस मैं आज पैसे लगाऊंगा और कल डबल हो जाएगा, वो बेवकूफी है। इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ फास्ट, इट विल टेक 30 इयर्स। पहले 10 साल ये समझने में लग जाते हैं कि वेल्थ जल्दी क्रिएट नहीं होती है। आपके व्यूज क्या है सेकंड हैंड कार पे? आप अपने लिए एक फाइनेंशियल ग्रेव खोद रहे हैं अगर आप एक सेकंड हैंड बड़े ब्रांड की गाड़ी ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे घर वाले सेव करो सेव करो सेव करो, ये जनरेशन सेव क्यों नहीं करती? हिंदुस्तान में लोग फाइनेंस के नाम पे सिर्फ एक बात समझते हैं, रिटर्न कितना मिलेगा। किस तरह के स्टार्टअप्स विल वर्क एंड किस तरह के स्टार्टअप विल फेल? झूठ बोल के अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, झूठ बोल के आप अपना कोई भी बिजनेस चला रहे हो। आप हलवाई की दुकान चला के दिखा दो झूठ बोल के यार। व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बाइजू फेल्ड? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक एम्प्लॉय आए थे जो बाइजूस में काम करते थे। भारत में बंदा इसलिए पढ़ाई करता है ताकि दो पैसे कमा सके, लेकिन इस पैसे का यूज क्या करना है, इसको कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, कैसे खर्च करना है, इनके बारे में न सोचता है न जानता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से तुक्के में डिसीजन लेता है। बट डोंट वरी, अब और नहीं। आज के पॉडकास्ट में हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंस के जाने माने एक्सपर्ट सीए नीरज अरोड़ा से। ये सीए के स्टूडेंट्स के लिए सीए की क्लासेस भी लेते हैं, खुद का एडटेक वेंचर भी चलाते हैं और कई स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया है। तो हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे पैसे कहाँ और कैसे खर्च करें और कहां इन्वेस्ट करें। जो पुराने जनरेशन थी और आज की जेन ज़ी है, इनकी इन्वेस्टिंग अप्रोच में डिफरेंस क्या है? पहले के लोग सेविंग ज्यादा करते थे, आज के लोग खर्चा ज्यादा करते हैं, क्यों? इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है? जेन ज़ी कहां अच्छी है, कहां बुरी? तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं फाइनेंस में, एडटेक में या सीए में, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट नीरज अरोड़ा से। वेलकम नीरज भाई ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हम दोनों सीए हैं और अब फाइनेंस पे बात करने वाले हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। मेरे को एक चीज समझनी है, आजकल का जो जेन ज़ी है, अपन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जितने भी फाइनेंस के या बीइंग रिच के कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने सब उल्टे कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पहले की जनरेशन थी जेन ज़ी वाली और जो करंट जनरेशन है, इनके फाइनेंस फंडामेंटल में क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं अब चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी मेंबरशिप फीस जो नहीं दी है, राइट, पिछले 5-6 साल से। तो मुझे सिर्फ नीरज बुलाएं, मतलब सीए मेरे नाम के आगे पीछे ना लगाएं कहीं पे भी, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। दूसरी बात, जेन ज़ी ने उल्टा कर दिया तो उनके साथ हो भी तो उल्टा रहा है, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया की शुरुआत से लेकर दुनिया के अंत तक सेम रहेंगी, जिसमें से दो चीज़ें आती हैं, ग्रीड एंड फियर, राइट। वो ग्रीड एंड फियर हमारे टाइम पे भी था, हमसे जो पीछे गए उनके टाइम पे भी था, आगे जो आ रहे हैं उनके टाइम पे भी रहेगा। और जेन ज़ी जो ये उल्टा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो सेबी का डेटा है। आई थिंक 93% ट्रेडर्स जो है वो लूज करते हैं, 7% ट्रेडर जो है वो पैसा कमाते हैं। और ये 7% भी कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास पहले से बहुत सारा पैसा है, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स अफोर्ड कर पाते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग से अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्टैब्लिश करी। मैं ट्रेडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ सपने देख के ट्रेडिंग कर लेना कि बस मैं आज पैसे लगाऊंगा और कल डबल हो जाएगा, वो बेवकूफ़ी है। तो अभी अपन जैसे बात करें सर, ये एक जनरेशन है, पहले जब बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे घर वाले मम्मी पापा सेव करो सेव करो सेव करो, ये जनरेशन सेव क्यों नहीं करती है? गलत कर रही है, करना चाहिए सेव, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए। मेंटलिटी क्या है इनके पीछे कि भाई एक तो होता है ना कि बचाएंगे और आगे काम आएगा, ये कहती है निपटा दो आज का आज ही, कल की कल देखी जाएगी। तो ये कहाँ से आ रही है चीज? ये सबसे पहले तो सोशल मीडिया से आ रही है। एक फ्रेज है ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके फेवरेट क्रिएटर ने कौन से जूते पहने, कौन सी घड़ी पहनी है, कौन सा परफ्यूम लगाया है, कौन से कपड़े पहने हैं, आजकल वो बहुत आसान हो गया इंस्टाग्राम पे देखना। पहले हमारे पास कुछ ही सेलिब्रिटीज होते थे बॉलीवुड के, आज की डेट में हर कोई अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। आप उसको देखते हो इंस्टाग्राम पे, उसके 100-1 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, बस आपके लिए वो सेलिब्रिटी है। वो जो कर रहा है, वो अगर आप उसके फैन बन गए तो आपको भी करना है। अब वो आपको भी करना है तो आपको खर्चा करना है, और खर्चा करना है तो आजकल क्रेडिट का फ्लो बड़े जबरदस्त तरीके से अवेलेबल है, राइट। पहले हमारे टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मोहल्ले में एक गाड़ी होती थी,
और उससे भी पीछे चला जाऊँ थोड़ा, तो मोहल्ले में एक कलर टीवी होता था। अब आप देखिए घर में 4 कलर टीवी हैं, घर में 4 गाड़ियाँ हैं, राइट? तो वो सब फोमो का एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ में क्रेडिट हमारे पास बहुत आसानी से अवेलेबल है, जो पहले अवेलेबल नहीं होता था। वैसे लोग फँसते जा रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है रिवॉर्ड योरसेल्फ कि मैंने खुद को एक आईफोन गिफ्ट किया है साहब। तो ये एक नया कल्चर आया कि भाई पहले हम कहते थे यार दूसरों को गिफ्ट कर दे, उतने पैसे नहीं थे, खुद का तो सबसे बाद में ध्यान आता है। ये जनरेशन में अपन कहते नहीं मेरा पहले हो जाए, बात की बाद में देखी जाएगी। तो ये कल्चर कहाँ से स्टेम होता है? सोशल मीडिया के। इसका मेन रीजन जो है ना, जो आपने पहले भी बात करी थी, उसका यही है कि एक फोमो बहुत जबरदस्त है, और वो फोमो अपना मल्टीप्लाई हो गया। क्यों मल्टीप्लाई हो गया? बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया। आप लिंक्डइन पे चले जाओ, हर कोई सक्सेसफुल है। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, हर कोई सुंदर है, राइट? अब वो सुंदरता और वो सक्सेस पाने के लिए फिर हम लोग ही उन्हीं के जो है वो पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करती है हमारी जो ये जनरेशन है। और कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझते कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर देता हूँ, अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं उसमें जरूर एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि आप ऐसी कोशिश ना करें, आप अभी ये ना करें। मैंने इतने साल 12-15 साल मैंने खूब पढ़ाया, खूब मेहनत करी, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और आप इसे सोचते हैं कि ऐसे बोलते हैं ना कि इट टुक मी 16 years टू बिकम एन ओवरनाइट स्टार, राइट? तो वो 16 साल कोई देखता नहीं, वो देखता है कि भाई ओवरनाइट स्टार बन गए। रातों रात यार नीरज भाई ये वाली गाड़ी लाए क्या? हाँ। अरे यार अब तो मेरे को भी लानी है यार। यस, तो वो चीज जब तक जाएगी नहीं तब तक जो है मुझे लगता नहीं है कि चीजें सुधर पाएंगी। और ऐसा नहीं है कि सारी यंग जनरेशन ऐसी है, लोग समझ रहे हैं, पीपल आर रेडी टू लर्न। देखिए बोलते हैं ना पाप का घड़ा भर रहा है, तो पाप का घड़ा भर रहा है धीरे धीरे। और अब जो मुझे लगता है कि यंग जनरेशन ने भी सीखना शुरू कर दिया है कि क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जरूरी है, क्यों उनके मम्मी पापा बोलते थे सेविंग करना जरूरी है। और मैं तो सबको ही बोलना चाहता हूं कि हम लोग अपने अगर माता पिता से एक चीज जो सीख सकते हैं वो ये कि सेविंग करें, और एक चीज जो नहीं सीखनी चाहिए कि सेविंग करके घर में रखें। तुम्हारे माता पिता ने जो गलती करी वो क्या करी? सेविंग करना उनका बहुत अच्छी हैबिट थी, लेकिन सेविंग करके घर में रखना, या आरडी में रखना, या एफडी में रखना, या ऐसी चीजें खरीद लेना जो बहुत ज्यादा इलिक्विड है, वो गलती हम ना करें, बस दैट्स इट। अभी आपने कहा कि जैसे क्रेडिट का फ्लो जो बहुत बढ़ गया जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई है, तो इसमें क्रेडिट कार्ड कंपनियां तो भाई चलो अपनी इनकम बढ़ा रही है। मैं जितनी भी बैंक से एनबीएफसी की बात कर रहे हैं सबकी इनकम बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आ रहे हैं। और मैं भी देख रहा था डेटा के हिसाब से, लास्ट जो डेटा शायद मार्च का डेटा था, 2,60,000 करोड़ का क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पड़ा है एंड हाईएस्ट एवर इन द कंट्री है। तो ये राइट वे क्या है क्रेडिट कार्ड को यूज करने का? फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड यूज ही मत करो या यूज करो, व्हाट इज द राइट वे और व्हाट मिस्टेक वी शुड अवॉइड? राइट, तो अभी तो ये हाईएस्ट नहीं है, अभी हाईएस्ट होगा, अभी हाईएस्ट होगा, राइट? ये बढ़ रहा है सिर्फ 10,000 करोड़ पर मंथ की रेट से। जो फर्स्ट टाइम मैंने डेटा लिया था ना, एक्चुअली मैं क्लासेस लेता हूँ बिजनेसमैन की, तो मैं फाइनेंस पढ़ा रहा था, मैं डेटा लिया 1,80,000 करोड़ का डेटा। 6 महीने बाद मैंने कहा यार मोटा मोटी 2-5 हजार करोड़ बढ़ गया होगा, देखिए कितना है। तो 6 महीने बाद देखा तो वो 240 पे था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो पता चल रहा है हर महीने 10,000 करोड़ की रेट से बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा होगा। मैं आपको अपनी क्रेडिट कार्ड के साथ अपनी स्टोरी बता सकता हूँ। तो 2022 तक शायद मैं उस खेमे में था कि क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। 2022 के बाद मैं कुछ लोगों से मिला, मैं कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आया, मैंने उनसे चीजें सीखी कि क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह कैसे यूज करना चाहिए। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था जिसे बोलते हैं HDFC इन्फीनिया। वो मैंने इसलिए लिया था कि मुझे जो ऑनलाइन पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, जब हम ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं तो बहुत सारे तरह की पेमेंट्स होती हैं जो इंडिया के बाहर जाती है, और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से आसानी से पेमेंट हो जाती है, जहाँ नेट बैंकिंग वगैरह काम नहीं करते हैं। तो मैंने क्रेडिट कार्ड ले रखा था सिर्फ अपनी वो पेमेंट्स करने के लिए, बट मुझे बहुत डर लगता था उसे यूज करते। अगर मैं उससे पीछे जाऊं तो मेरे साले साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पहले मैं उनका क्रेडिट कार्ड यूज किया करता था कि भाई मैं नहीं ले रहा क्रेडिट कार्ड, तो अपना दे दे, मैं तेरे क्रेडिट कार्ड यूज करा करूंगा। 2022 में मैं कुछ लोगों से मिला, स्पेसिफिकली एक हमारे काशिफ अंसारी सर है, मैं उनसे मिला। एंड एक नाम उस समय ट्विटर बड़ा चला करता था, मैग्नस करके। मैंने उस क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा तो मेरी तो आंखें ही खुल गई। मैंने कहा भाई ये क्या कर रखा है इन लोगों ने। वो क्रेडिट कार्ड आपको ना खर्च करने का रिवॉर्ड देता है जबरदस्त, और ऐसा वैसा रिवॉर्ड नहीं, लगभग आप ये बोल सकते हो कि 15 से 17.5% के आसपास आपको रिवॉर्ड मिलता है उसका। अगर आप एक भी रुपया खर्च करेंगे तो आपको उसमें वो 15 पैसे, वो लगभग 17 पैसे का जो है वो रिवॉर्ड रेशियो है उसका। मैंने उसको यूज करना शुरू किया, और मैंने अपनी अब जो भी मैं कार्स वगैरह खरीदता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदता हूँ, उसमें एक अच्छी पेमेंट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट के क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए कि नहीं, एक बात मैंने समझ ली कि अगर आप अपनी इनकम और एक्सपेंस के हिसाब से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप कभी भी लूज नहीं करेंगे किसी भी हाल में। आप अगर क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हैं, आप कमाएंगे ही कमाएंगे, आप गवाएंगे नहीं। प्रोवाइडेड दैट, जैसे हमारे लॉ में आता है ना, टैक्स में आता है प्रोवाइडेड दैट, जिसे हम प्रोविजो बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट ये है कि आपको टाइमली पेमेंट करनी है। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके लिए वो
बड़ी जबरदस्त घटना हो सकती है, फाइनेंशियल बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जब आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 36 से 48% पर एनम, यानी कि 3 से 4% पर मंथ का इंटरेस्ट आता है। और खास बात उसमें क्या है कि उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। आप कोई और इंटरेस्ट दिखा दीजिए जिसके ऊपर जीएसटी लगता हो, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर जीएसटी लगता हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसके ऊपर जीएसटी भी लिखाया जाता है 18% के हिसाब से। मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड उनके लिए बना है जिन्हें क्रेडिट की जरूरत नहीं है, राइट। जिन्हें क्रेडिट की जरूरत है वो क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। जो अपने शौक को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, वो एक दिन अपने बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा करने के लिए तड़पने वाले हैं, क्योंकि अपने शौक को क्रेडिट कार्ड से पूरा कर रहे हैं। सर ये जो आपने जो लाइन बोली है एक्चुअली क्या है, ये पहले लाइन बैंक फॉलो करते थे, अब नहीं करते। बैंक पहले बोलते थे कि हम लोन उन्हीं को देंगे जिनको लोन की जरूरत नहीं है। ये मैं आपका बैंक स्टेटमेंट दिखवा, 3 साल से कमाई बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, क्या मांग रहा है 2 लाख, हाँ दे दो यार, इसको जरूरत तो नहीं है, दे दो, इसके तो वापस आ जाएंगे। जिसको वास्तव में जरूरत थी नहीं देते थे। लेकिन जैसे भी आपने स्टार्टिंग में कहा ग्रीड एंड फियर, तो कंपनीज बोली यार बैंक सारी लिस्टेड है, एनबीएफसी लिस्टेड है, बोले भाई साहब अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जाएगा तभी तो अपने शेयर के भाव बढ़ेंगे, तो कैसे जाएगा? बोले काम करो थोड़ा सा लूज हो जाओ, इसका बनता तो नहीं है, दे दो। बहुत सारे ऐसे लोन जिसमें थोड़े से वो ढीले हुए और लोन बटना चालू किया, और वही लोग थे जिनको लोन नहीं मिलना चाहिए था पर मिल गया, और मिल गया तो फिर अच्छा अब कंपनीज उसके एनपीए से परेशान हो रही है, यार अब एनपीए बढ़ रहा है, आरबीआई टाइट कर रही है, क्यों दिया। लेकिन वो उस समय तो ग्रीड में, तो अपन कहते हैं ना कि बैंक को देख के ग्रीड में आदमी आता है, या तो बैंक भी ग्रीड में आ गया। तो सर क्या मिस्टेक्स है, जो भी आपने कहा इसको थोड़ा समराइज अगर अपन कर दें कि क्या मिस्टेक्स है जो क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम नहीं करें अपन? सबसे पहली बात भाई, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, मान लो उसकी 2 लाख की लिमिट है, आपकी सैलरी 50,000 की है, तो ये ना समझें कि आपकी सैलरी 2.5 लाख की है। आपकी सैलरी 50,000 ही है, 2 लाख की आपके पास क्रेडिट लिमिट है, जिसको आपको जुडिशियसली यूज करना है, राइट। जिसको आपने ऐसे यूज करना है कि आप ओवरबोर्ड ना चले जाएं, आपके बेनिफिट में चीजें आए, आप उससे नुकसान ना करवा लें, आप ओवर एक्सपेंड ना कर दें, उसको ओवर स्पेंड ना कर दें आप बेसिकली उसके साथ। ये रूल अगर आप ध्यान रखते हैं। दूसरा रूल, आप टाइमली पेमेंट अगर करते हैं, जिसमें आप ऑटो पेमेंट लगा के छोड़ सकते हैं अपने बैंक से, ये 2 रूल अगर आप ध्यान रखते हैं, यू आर गुड टू गो। चाहे आप 1% कमाओ, चाहे 15% कमाओ, आप कमाने वाले हो, पक्की बात है। चाहे आप महीने में 500 रुपये बचाओ, चाहे आप महीने में 50,000 बचाओ। भाई मैं आपसे जब मैं आया, मैं आपको बता रहा था, मैं गोवा गया था अभी, तो मैं गोवा में आईटीसी ग्रैंड गोवा में रुका था, मैंने 1 रुपया नहीं दिया उनको, सब मेरे क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से मैं देके आया हूँ। जस्ट अभी मनाली गया था, वहां भी मैं आईटीसी में रुका, 1 रुपया नहीं दिया मैंने उनको, 5 नाइट्स के लिए रुका था, सब अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से पे किया मैंने। सो आई नो हाउ टू यूज इट, इतनी सी बात है। और मेरा कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट रुका नहीं है, वो हमेशा ऑटो डेबिट पे लगा रहता है। अब वो 1 लाख का पेमेंट हो चाहे 10 लाख का पेमेंट हो, ये बेसिक रूल मैंने अपने पकड़ रखे हैं कि भाई मैंने अपने औकात से ज्यादा खर्चा नहीं करना है क्रेडिट कार्ड से, बहुत सिंपल सी बात। बी, मैंने टाइम पे पेमेंट कर देनी है, दैट्स इट। अब आपने भी कहा, काफी लोग भी कहते हैं क्रेडिट कार्ड में अगर आप बिजनेस पेमेंट्स कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज मान लो 15% का कैशबैक आ रहा है कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स में। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा तो टोटल छोटा मोटा महीने का खर्चा ही 5-10 हजार का है, तो मैं क्या तो लगाऊंगा और क्या मैं कमाऊंगा? नहीं, अब मेरा मंथली खर्चा ही 5-7 लाख रुपए का आ रहा है, 10 लाख का आ रहा है, तो कमाने को बहुत कुछ मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक करेक्शन दे दूं कि आप बिजनेस खर्चा करेंगे ना, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका कार्ड बंद कर देगी। बिजनेस के लिए अलग से क्रेडिट कार्ड आते हैं और पर्सनल यूज के अलग से क्रेडिट कार्ड होते हैं। बिजनेस वाले क्रेडिट कार्ड पे कोई पॉइंट नहीं मिलता है, राइट। तो अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप कर रहे हैं चल रहा है, लेकिन जिस दिन कंपनी ने बोला हाँ जी बताओ जी ये खर्चा आपका पर्सनल था कि बिजनेस था, तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। दूसरी बात, चाहे आपका खर्चा 5-10 हजार महीना हो, चाहे आपका खर्चा 5-10 लाख रुपए महीना हो, देयर आर क्रेडिट कार्ड्स फॉर एवरीवन्स रिक्वायरमेंट। हाँ, मुझे नहीं पता कि 5-10 हजार वाले के लिए क्या सूट करेगा, क्योंकि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रखे हैं, बट हर किसी की नीड के लिए क्रेडिट कार्ड है। आप स्विगी ज्यादा यूज करते हैं, जोमेटो ज्यादा यूज करते हैं, आप डाइन इन ज्यादा करते हैं, आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, आपको एयर टिकट्स के लिए चाहिए, आपको होटल्स के लिए चाहिए, हर पर्पज के लिए एक अलग से क्रेडिट कार्ड बना है, हर इनकम ग्रुप के लिए क्रेडिट कार्ड बना है। आपको पेट्रोल पे कैशबैक चाहिए, आपको किस चीज पे कैशबैक चाहिए, आप खर्चा क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद ही जो अपना कार्ड चूज करना चाहिए। सर तो कार्ड पे मास्टर क्लास आपसे लेनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें। नहीं, मैं क्लियर कर दूं, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मेरे पास 2-3 अपने कार्ड्स हैं जो मेरे इनकम लेवल से और मेरे एक्सपेंस लेवल से बहुत सही हैं। उनसे अच्छा कोई मुझे, एटलीस्ट मेरे लिए कोई कार्ड नहीं है। बट आप मुझे बोलोगे मैं XYZ के लिए कोई कार्ड बता दूं, तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। सर एक और चीज है कि जैसे क्रेडिट कार्ड का ही एक और भाई आता है EMI, कि ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड का एक अलग रूल हो गया। अब EMI को लेके क्या रूल है, EMI के टाइम पे क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि आजकल जो एक लाइफ एसेंशियल है कि जीवन रोटी कपड़ा मकान के बाद एक चीज आ गई आईफोन, 10 में से 7 आदमी EMI पे ले रहे हैं, तो ये क्या चीज है? इसके EMI लेने से पहले आदमी क्या ध्यान रखे या क्या नहीं रखे? देखो, EMI सिर्फ लाइफ की नेसेसिटी के लिए यूज करनी चाहिए। जैसे आपने बताया रोटी कपड़ा मकान, भगवान न करे किसी को रोटी के लिए EMI यूज करनी पड़े, कपड़े के लिए करनी पड़े, मकान के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसे हम दोनों ही समझते हैं, हम दोनों एक फील्ड ऑफ एजुकेशन से आ रहे हैं,
तो हमें पता है कि हाउसिंग लोन का रेट कम होता है, उसके डिडक्शन ज़्यादा मिल जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 3-4% इफेक्टिवली हमें पड़ जाता था। अब न्यू रिजीम आने के बाद थोड़े से चेंजेस हुए हैं, बट और किसी चीज़ के लिए मुझे समझ नहीं आता कि ज़बरदस्ती आपको ईएमआई करवानी है। फॉर एग्जांपल, अब कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, उसका बिजनेस जो है वो पॉडकास्ट से रिलेटेड है, उसको कैमरा लेना है, आई विल सजेस्ट कि आप ईएमआई पे ले सकते हो। लेकिन वो कह रहा है नहीं जी मुझे तो आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना है, वो भी 512 जीबी वाला। भाई क्यों लेना है? अगर मैं फिर से बोलता हूँ, अगर वो आप फिल्म मेकर हो और आपकी जो नेसेसिटी है, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको सिर्फ वो भाई लग्जरी के लिए चाहिए, आपको सिर्फ शो ऑफ के लिए चाहिए, फोमो की वजह से चाहिए, तो क्यों लेना है, राइट? तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप ईएमआई का यूज करें अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी कोई बहुत ही ऐसी नेसेसिटी है उसके लिए। अदरवाइज जितनी भी जीरो कॉस्ट ईएमआई आपको बताई जाती हैं, अब आजकल क्रेडिट कार्ड वालों ने एक और छल शुरू कर दिया है। एटलीस्ट मैं अपने क्रेडिट कार्ड में देख पा रहा हूँ, मैं कोई भी इवेंट करने जाऊंगा तो पेमेंट पेज ही मुझे बोलेगा ईएमआई बनवा लो, राइट? तो वो ईएमआई फिर से, अगर आप ये क्या है ना, ये सब ना एक साइकोलॉजिकल हैक्स हैं, ये सब आपको एक तरीके से छल में डाल देती हैं कि आपके पास तो भी और पावर है चीजें खरीदने की, आपके पास और पैसा है, जबकि आपके पास होता नहीं है। तो लोग इतनी ईएमआई बनवा लेते हैं कि उनको फिर बाद में एक दिन बैठ कर सोचते हैं कि यहाँ तक मैं पहुंचा कैसे, ये इतनी ईएमआई हो कैसे गई है। तो आपको दूर रहना चाहिए, आपको लग्जरीज के लिए एटलीस्ट ईएमआई नहीं लेनी चाहिए। अभी एक गुड़गांव में हम लोग बैठे हैं, यहीं पे शायद रेडिसन होटल के बाहर लिखा था मैरी नाउ पे लेटर, राइट? एमएनपीएल, बीएनपीएल तो सबने सुना है, बाय नाउ पे लेटर। अब होटल्स भी आपको ईएमआई पे भाई साहब जो है वो कह रहे हैं शादी कर लो, फिर ईएमआई भरते रहना कि आपने 5 स्टार में शादी करी है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए आपको ईएमआईज या लोन या किसी भी ऐसे झंझट में पड़ना चाहिए। आप लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं, करिए, एंजॉय कीजिए। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, फिर करिए। मतलब कुल मिला के प्रोडक्टिव असेट, जो असेट आपको कमा के देगी। तुमने अगर आईफोन खरीदा, वो आईफोन तुम्हें कमा के दे रहा है, तो तुम उसके लिए ले लो ईएमआई, क्योंकि जो ईएमआई दोगे वो कमा के भी तो दे ही देगा। लेकिन अब शादी के लिए तुम ईएमआई ले लोगे तो उसमें कौन सी कमाई है? राइट। एंड इसमें एक बात मैं ऐड कर देता हूँ कि एक समय आता है आपके जीवन में जब आप बहुत मेहनत कर चुके होते हैं और उसके बाद आप डेफिनेटली अपने शौकों को एंजॉय किए। और ये जो मैं बोलता हूँ ना, लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि हम क्या अपनी जिंदगी जो है ऐसे ही काट दें। नहीं, आप अपने जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आईटीसी में जाके रुका, यार इससे पहले मैं लैंसडाउन जाता था, मैं भी 3,000 रुपए वाले होटल में रुकता था, कोई टेंशन की बात नहीं थी, राइट? तो आपको जीवन में मेहनत करके एक वो स्टेज आप अचीव कर सकते हैं जहां पे आप अपने ड्रीम्स भी पूरे करेंगे, बट इन द मीनवाइल आप अपने ड्रीम्स थोड़े से छोटे करके उनको पूरा कर लो और मेहनत करके अपने जो बड़े ड्रीम्स हैं उनके लिए मेहनत चलती रहेगी आपकी। मतलब जो बेसिकली शॉर्टकट आदमी लेने का प्रयास करता है कि मैं आईटीसी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन 5 साल बाद कर सकता हूँ, मैं तो आज ही करना चाहता हूँ। तो वो जो तुम फ्यूचर को आज में लाने की सोच रहे हो ईएमआई के दम पे कि यार 5 साल का आज ही कर लूंगा, मैं पैसे तो अभी कर लेता हूँ, बाद में कौन देखेगा, ये चीज आपको डाल रही है। अगर आप चीज समय से करोगे, यार आज मैं 3,000 का होटल दे सकता हूँ तो आज इसके मजे लेते हैं, फिर जब 30,000 का लेंगे तो उसके मजे ले लेंगे। मैं ऐसे मैं एक वर्कशॉप में था, वहां पे गुरमीत चड्डा जी आए हुए थे मेरे ख्याल से। उन्होंने ये बात बोली थी कि इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ इट विल टेक 20 years एंड इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ फास्ट इट विल टेक 30 years। पहले 10 साल ये समझने में लग जाते हैं कि वेल्थ जल्दी क्रिएट नहीं होती है। तो ये अभी वो जनरेशन जो आप बोल रहे हो ना कि ये सेव नहीं कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं, पहली बात ये बहुत बहुत शार्प जनरेशन है, हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए। हम लोग 50,000 रुपए महीने के लिए तड़पते थे, ये दिन में 50,000 रुपए कमा सकते हैं, राइट? बट गलती जो ये कर रहे हैं सेव और इन्वेस्ट ना करके, वो भी हर कोई नहीं, जितने भी लोग ये कर रहे हैं, ये इनको समझ आ रहा है अभी धीरे धीरे। तो ये 20 years में वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, 30 years में कर पाएंगे। पहले 10 साल ये समझने में निकाल रहे हैं। मतलब वो कहते हैं हर जनरेशन अपनी गलतियां खुद करती है। एक मैं आपको कहूँ यार भाई ऐसे मत करना, उस रोड से मत जा, ट्रैफिक है। अब बोला क्या ऐसे ही कहता है, कुछ नहीं, मैं फटाफट निकल जाऊं। फिर आप फंस के कहते हो यार भाई सही कह रहा था तो सही। मैं आपको बताता हूँ ना, मॉर्गन हाउसल की किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मेरी फेवरेट बुक है वो। सेम एज एवर जो मैं आपको ग्रीड एंड फियर बता रहा था, वो भी मॉर्गन हाउसल की किताब से आता है। सेम एज एवर उस बुक का नाम है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब के पहले चैप्टर में बोलते हैं कि नो वन इज क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है, हर किसी का अपना माइंडसेट है। आपके माता पिता, मेरे माता पिता अगर एफडीज के लिए पागल थे तो वो इसलिए थे क्योंकि उस समय 9% का ब्याज मिलता था, 10% का ब्याज मिलता था। आप जाके देखेंगे शायद 2000 वाले ईयर्स में या उससे पहले वाले ईयर्स में, तो मैंने तो एड्स तक देखी है 10 to 11% फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? आपके माता पिता, मेरे माता पिता अगर रियल एस्टेट के लिए क्रेजी थे तो उस टाइम पे उन्होंने रियल एस्टेट में ग्रोथ देखी है, और रियल एस्टेट उस समय हो सकता है थोड़ी बहुत आप अफोर्ड भी कर सकते थे, लेकिन आज आप देखो रियल एस्टेट में क्या हो गया है। तो कोई भी क्रेजी नहीं है, सब अपने माइंडसेट से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यंग जनरेशन अपने माइंडसेट से सोच रही है, हम अपने माइंडसेट से सोच रहे हैं, हमारी पुरानी जनरेशन अपने माइंडसेट से सोच रही थी। बेसिक प्रिंसिपल अगर माइंड में रखें तो सब अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, बस कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करना है। सर जो बड़े खर्चे लाइफ में आदमी के होते हैं, जैसे 2-3 बड़े खर्चे अगर मैं बात करूं, एक सबसे बड़ा खर्चा हुआ कि जो 20 से 30 के बीच में आदमी करता है, गाड़ी लेनी है, और वहां भी वो आदमी कोशिश करता है कि मैं मेरे लिमिट से ऊपर जाऊं। अगर मैं ले सकता हूँ यार स्विफ्ट ले सकता हूँ तो यार क्रेटा तक पहुंचते हैं, और क्रेटा ले सकते हैं तो उससे ऊपर तक जाते हैं। तो ये इसको कैसे मैनेज करें, इसके रिलेटेड क्या रूल या क्या माइंड फ्रेम देंगे आप?
जान जी को हम ना पर्सनल फाइनेंस में एक बात बोलते हैं कि पर्सनल फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना वो है पर्सनल। और गाड़ी खरीदने के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है पर्सनल। आप गाड़ी खरीद रहे हो, फिर वही सारी बातें आ जाती है फोमो पे। आप देख रहे हो सामने वाले के पास BMW है, मैं भी BMW लूंगा, ये तो गलत है यार, राइट। आप देख रहे हो कि मेरे साथ वालों ने XYZ कार ले रखी है तो मैं भी वही लूंगा, ये तो बहुत ही गलत है। तो आप अपनी नीड्स देखो, अपने आपको समझो, आपकी कितनी ट्रैवलिंग है, आपकी कितनी ट्रैवलिंग नहीं है, आपको EV सही लगती है, आपको पेट्रोल सही लगती है, आपको डीजल से लगती है। मुझे ऑफ रोडिंग का शौक है, मैंने सारी ऑफ रोडर्स ले रखी हैं, तो मैं नहीं देखता, मैं BMW चला ही नहीं सकता। जहां मैं रहता हूँ या जो मेरे शौक है, मैं उस हिसाब से मैं BMW चला ही नहीं सकता। ना ही मेरे सारे दोस्तों के पास है अच्छी अच्छी जर्मन ब्रांड की कार्स है, मैंने कभी नहीं ली। तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि आपकी क्या नीड्स हैं, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अभी मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बैच ले रहा हूँ, और सबसे जब मैं बात करता हूँ मुझे एक बात समझ आती है कि हिंदुस्तान में लोग फाइनेंस के नाम पे सिर्फ एक बात समझते हैं, रिटर्न कितना मिलेगा, बस। उन्हें ये नहीं पता कि हर बड़ा खर्चा आपका प्लान होना चाहिए, उसकी गोल सेटिंग होनी चाहिए, उसके स्टेप्स लिखे जाने चाहिए कि इसको कैसे अचीव किया जाए। उन स्टेप्स में आपको गोल को क्वांटिफाई करके उसको अचीव करने वाले व्हीकल्स ढूंढने पड़ेंगे कि मैं इसके लिए कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट ना करूं। तो आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप एक बार बैठ के 1 घंटा लगा के लिख लेंगे ना अपने फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, आपको वैसे ही बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हम सबसे तो बात करते हैं, अपने आप से बात नहीं करते हैं। तो किसी दिन अकेले में बैठ के आप कागज पे लिख के एक बार लिखेंगे ना कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, क्यों चाहिए, 10 रीजन लिखो, क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, उसकी पूरी एक छोटा सा एक्सेल शीट बना लो। आजकल एक्सेल बनाने की जरूरत नहीं है, चैट GPT है, गूगल है, आप कहीं पे भी किसी भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे 4-5 बातें डालोगे ना, वो सीधा आके वो मुंह पे बोलेगा भाई तू कर सकता है अफोर्ड या नहीं कर सकता है। आप देखिए अपनी अफोर्डेबिलिटी और एंजॉय कीजिए। बस प्रॉब्लम ये है, गाड़ियां स्टेटस सिंबल है कि भाई अच्छा गाड़ी के आगे वो मर्सिडीज का लोगो चाहिए, वो ऑडी वाले वो सर्कल्स चाहिए, राइट। तो वो आप स्टेटस सिंबल बना लेते हो, फिर तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। वो एक था ना, जैसे भी आपने ये सेम चीज बोली, मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि एक बंदा हमारे रिलेशन में कोई बोला सर ये वाली गाड़ी लेनी है, तो उसके पापा का फोन आया कि यार राहुल भाई इसको समझाओ ना थोड़ा। तो मैंने कहा इसको बुलाया, तो वो जो आपने बोला सेम, मैं कहा कौन सी गाड़ी लेने क्या कह रहा है, वैसे ये वाली, ये 5 रीजन बता क्यों चाहिए। वो बोलता एक ही रीजन है, चाहिए। रीजन कुछ बस चाहिए, क्यों, तो बस चाहिए। तो वो जैसे माइंडसेट में रखा। अभी मैं एक रील देख रहा था, कल की कोचलिन का कोई एक रील आई थी, बोले मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ मुंबई में स्ट्रगलिंग में कि 1 BHK में रहते हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी BMW है, क्योंकि वो रहते कहाँ है कोई देखने नहीं आएगा, और वो गाड़ी क्या चला रहे हैं उससे स्टेटस दिखता है। तो वो गाड़ी पे खर्चा ज्यादा किया है, घर पे खर्चा कम किया। तो इस पे भी मॉर्गन हाउसल ने बहुत जबरदस्त बात बोली है कि नो वन नोज हु इज इनसाइड द कार, एवरीबॉडी नोज द कार बट नो वन नोज हु इज इनसाइड द कार। अगर आपके सामने, मेरे सामने से एक लाल रंग की फरारी भी जाए ना, हम बोलेंगे लाल रंग की फरारी गई है, हमें नहीं फर्क पड़ता अंदर कौन बैठा है। दूसरी बात, अगेन अगर मैं इसको वेल्थ से कनेक्ट करता हूँ, ये भी मॉर्गन हाउसल की किताब में लिखा है कि वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आपको जो मेरे घर के नीचे फरारी और लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई नहीं दिख रही ना, वही मेरी वेल्थ है, राइट। वेल्थ क्या है, जो आपको नहीं दिख रहा, यानी जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि वेल्थ इज शो ऑफ, वेल्थ इज नॉट अबाउट शो ऑफ। तो गाड़ियां लेना एक बड़ा पर्सनल डिसीजन है, अपनी नीड को समझें, अपने शौक को समझें। मैं तो बोल रहा हूँ शौक भी पूरे करो, लेकिन आप उस शौक को डिजर्व करते हैं ना, ये जरूर चेक कर लें। अगर आपको गाड़ी चाहिए अपने ऑफिस आने जाने के लिए, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी जो आपको मिले वो आपको लेनी चाहिए, प्लस अपने फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए। आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपने फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में नहीं रखा और आपका पर्पस कुछ और था, अगर ये तीनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं, आपका गलत डिसीजन होने वाला है। अच्छा सर, आपके व्यूज क्या है सेकंड हैंड कार पे? बिकॉज मेरे को कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भाई लोग अपने सर्किल में होते हैं, और कईयों ने ले भी रखी है, और मुझे खुद को लगता है कि उस रूल पे क्या देते गुड रूल, क्या लगता है भाई ठीक है मेरे को मर्सिडीज की इच्छा ही तो पूरी करनी है, नई ला के करूंगा, अल्लाह यार तो एक 15-20 लाख की पुराना मॉडल ला, 1-2 साल खींचेंगे फिर निकाल देंगे, अगले साल दूसरा वो स्विफ्ट डिजायर के भाव में मर्सिडीज के मजे ले लेंगे। क्यों नहीं, वो फीता काट, वो 1 मिनट की रील के लिए कि वो कपड़ा हटेगा, गुब्बारे उड़ेंगे, चाबी उड़ेगी, उस 1 मिनट की रील के लिए क्यों फालतू 5 गुना पैसा देना। आजकल सेकंड हैंड में भी उड़ रहे हैं गुब्बारे, चिंता की बात नहीं है, राइट। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, गाड़ियों वाला भी जो ये जो चीजें वायरल हुई है ना, इसमें भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा। अब देखो हर इन्फ्लुएंसर हर 6 महीने बाद एक गाड़ी ले लेता है, और उस गाड़ी की ऐसी वो वीडियो बना के डालेगा, वो सामने वालों की आंखों में चमक आ जाती है कि मैं भी कर सकता हूँ, राइट। अब पता नहीं वो किराए पे ला रहे हैं या कैसे ला रहे हैं, वो अलग कंट्रोवर्सी है। खैर, हो सकता है वो सेकंड हैंड सजा के जा रही है फिर वापस आ रही है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब देखिए सोशल मीडिया का वर्ल्ड ऐसा है ना, मैं एक बार इंस्टाग्राम पे रील देख के एक रिजॉर्ट में पहुंच गया था, और मैंने उसके बाद कसम खा लिया कि मैं आज के बाद एटलीस्ट होटल्स और रिजॉर्ट में तो इंस्टाग्राम से रील देख के नहीं जाने वाला, क्योंकि दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है, राइट। बिल्कुल एक अलग ही दुनिया चल रही है, और
बहुत बच के रहना पड़ेगा। आप एक सामने वाले को, हम लोग जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ते थे, उसमें बोलते हैं ना केवियर टेम्पटर, लेट द बायर बिवेयर। तो अब लेट द व्यूअर बिवेयर वाली कंडीशन आ चुकी है कि भैया आप जो भी कर रहे हो, रील देख के, वीडियो देख के, आपको सोच समझ के एक्शन लेना है। बहुत ज्यादा जो है वो मिस इन्फ्लुएंस करने वाले लोग जो है वो आ चुके हैं। खैर, अब आपकी बात पे आता हूँ, मैं सेकंड हैंड गाड़ी की बात पे आता हूँ। तो मैंने भी सेकंड हैंड कार यूज करी है, राइट। अपने करियर के इनिशियल फेज में मेरे पिताजी के पास एक वैगन आर होती थी, तो जब उसको पूरी उसकी बैंड बज गई वैगन आर की, तो मेरे पास आ गए थे कि अब आप सीखो इसके ऊपर। तो उसमें सीएनजी लगी होती, तब कंपनी फिटेड सीएनजी भी नहीं आती थी, वो 3 किलोमीटर चलती थी फिर बंद हो जाती थी गर्म होकर, राइट। तो मैंने वो गाड़ी यूज करी है, मेरे फादर ने सेकंड हैंड कार यूज करी है। बट एज एंड व्हेन वी स्टार्टेड अर्निंग, तो हमें लगता था कि सेकंड हैंड कार में जो हमने इश्यूज फेस करे, शायद हम बहुत अच्छी तरह से उसको, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में पढ़ते हैं ड्यू डिलिजेंस करना, तो अगर आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, राइट, गो फॉर इट। लेकिन अगर आप सिर्फ वही, फिर जिसे मैं बोलूंगा हवाबाजी के लिए कि भाई मर्सिडीज तो लेनी है, ले लेता हूं, आप अपने लिए एक फाइनेंशियल ग्रेव खोद रहे हैं। अगर आप एक सेकंड हैंड बड़े ब्रांड की गाड़ी ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, आप उसके टायर्स चेंज नहीं करा पाएंगे, इतने महंगे टायर्स आते हैं उसके, राइट। आप उस गाड़ी में अगर कुछ खराबी आ गई ना, फिर आप उसे ले जाओगे किसी लोकल गैराज में, वो उसको उससे बुरा हाल कर देगा। तो आप ये सोच समझ के कीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, खर्चा करिए सोच समझ के कीजिए। सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, लीजिए, ड्यू डिलिजेंस पूरी होनी चाहिए, जैसे हम लोग ऑडिट में बोलते हैं, एश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास, रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए दैट दिस कार इज फ्री फ्रॉम एनी, ऑडिट की भाषा में बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, राइट। तो फ्री होनी चाहिए उन सब चीजों से। अगर आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, गो फॉर इट। अगर आपके फाइनेंस में फिट बैठती है, गो फॉर इट। शो ऑफ करने के लिए प्लीज प्लीज डोंट गो फॉर इट। कुल मिला के शो ऑफ के लिए तो आप कुछ भी कर रहे हो, सब गलत ही है, बेवकूफी बेवकूफी। कंज्यूमर फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर की। इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, वेस्ट कंज्यूमर की साइकोलॉजी है कि मैं गरीब हूं तो मैं गरीबों वाले कपड़े ले लेता हूं, मैं अमीर हूं, मैं मिडिल क्लास हूं तो मिडिल क्लास वाले ले लेता हूं, अमीर हूं तो अमीरों वाले ब्रांड लूंगा। इंडिया में थोड़ा सा है कि गरीब हूं, मिडिल क्लास की तरफ चलता हूं, मिडिल क्लास है वो अमीर की तरफ चलता है, अमीर तो कुछ भी कर सकता है, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक लेवल आदमी ऊपर जाके लेता है, जो आपको एग्जांपल दिया मैंने कि ले सकता स्विफ्ट हूं, पर जाऊंगा मैं क्रेटा की तरफ। मैं मेरे बच्चे को 2000 के स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ कंफर्टेबली, पर जाऊंगा मैं 5000 की तरफ। तो ये जो एक माइंडसेट है, ये इंडिया में क्यों है एग्जैक्टली, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? ऑनेस्टली एटलीस्ट मैं इससे बड़ा सेफ गार्डेड हूँ, मैंने कभी कोई ऐसा खर्चा नहीं किया कि मैं ले सकता हूँ स्विफ्ट। तो जब मैं वैगन आर ले सकता था तो वैगन आर थी मेरे पास, जब मैं रिट्स ले सकता था रिट्स थी मेरे पास, जब मैं 3 BHK ले सकता था 3 BHK था मेरे पास, राइट। तो मैं इस चीज में तो कभी नहीं पड़ा, और शायद मैं ये बता सकता हूँ कि मैं क्यों नहीं पड़ा, मुझे ये नहीं पता कि लोग क्यों हैं, मैं शायद इस चीज में क्यों नहीं फंसा, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस आई हैड, बिकॉज ऑफ द बुक्स आई वॉज रीडिंग, बिकॉज ऑफ द पीपल आई वॉज लिसनिंग टू। आई थिंक उन्होंने बहुत मेरी मदद करी और उन बुक्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, जो मैं इस तरह के किसी माइंडसेट में नहीं पड़ा। सर, अब आते हैं अब तक आज की डेट में फाइनेंस वर्ल्ड में होने वाली सबसे बड़ी डिबेट पे, हाउस रेंट वर्सेस बाय पे। उस पे सबसे बड़ी डिबेट यही है, और इस पे हर आदमी का कोई ना कोई प्लस माइनस ओपिनियन ही है, और लोग बहुत ज्यादा ओपिनियटेड है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? मैं दोनों खेमे में रहा हूँ इसमें, राइट। मैंने 2011 में अपने CA फाइनल एग्जाम्स क्लियर किए थे, और 2022 तक, 2022 अक्टूबर तक मैं रेंट पे रहा हूँ, और मैंने हर साल एक जगह बदली है, हर साल एक फ्लैट बदला है, राइट। और मैंने फ्लैट जो किराए पे लिए वो 3 BHK से लेके एक आलीशान 4500 स्क्वायर फीट का फ्लैट तक मैंने जो है वो, जिसमें जकूजी, स्पा और सोना सब कुछ एकदम बढ़िया से सेटअप करके दिया, वो फ्लैट भी मैंने रेंट पे लिया है। मुझे लगता है कि करियर के आपके जो इनिशियल फेजेस हैं उसमें आपको एकदम से बाय नहीं करना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई मॉनिटरी रीजन नहीं है, बट करियर के शुरुआती फेज में आपको नहीं पता होता आप क्या करने वाले हो। जैसे मैंने शुरुआत करी पढ़ाना, तो मैंने पहले फरीदाबाद में फेस टू फेस क्लासेस लेनी शुरू करी, थोड़ा बहुत मैं गुड़गांव में क्लासेस ले लेता था, साउथ दिल्ली में ले लेता था। मुझे नहीं पता था कि होना क्या है, व्हाट इज द एंड गेम। 2017-18 में ऑनलाइन क्लासेस में आया, मैं CA की ऑनलाइन क्लासेस में आया, फिर उसके बाद फाइनेंस की क्लासेस में आया। तो अब मेरे पास क्लैरिटी आ चुकी थी कि ओके दिस इज माय एंड गेम, मुझे और 5 साल ये काम करना है, राइट। अब मैं उसके हिसाब से अपना घर डिसाइड कर सकता हूँ। तो आप एक घर मेरे हिसाब से जरूर होना चाहिए, बट उस घर को लेने से पहले आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, आपको अपने करियर को, अपने को जान लेना चाहिए कि आपका एंड गेम होने क्या वाला है। आप जब क्वालिफाई करते हैं किसी भी कोर्स में, आप इंजीनियर हैं, आप CA हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ आपको कहाँ ले जाएगी। शुरुआती 5 साल आपको नहीं पता होता, और आप बहुत ज्यादा घूमते फिरते हो, आप बहुत ज्यादा, मैं बोलता हूँ कि कई बार लोग लाइन भी चेंज करते हैं अपने बिजनेस की, अपने प्रोफेशन की। तो उस समय अपने आप को समय दीजिए, उस समय सेव करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, घर का एक गोल बना कर रखिए कि लेना जरूर है। और एक समय के बाद आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। आप अगेन बहुत सारे फैक्टर्स और आ जाते हैं, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपके बच्चे हैं नहीं, आजकल डिंक कपल बहुत ज्यादा फेमस है, डुअल इनकम, नो किड्स, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
इनिशियल फेज ऑफ योर करियर में यू शुड वेट एंड वॉच, यू शुड ऑब्जर्व योरसेल्फ, यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ कि भाई आपका करियर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, एंड देन लेटर ऑन आप लोग एक कॉल जो है ले सकते और हैं। कितना अमाउंट एक घर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे अगर एज पर इनकम जो मैंने कहा ना, ऐसा ना हो कि भाई मेरी अफोर्डेबिलिटी 3 BHK के आसपास आती है, पर मैं कहता हूँ कि एक बार ही तो घर बनता है, हाँ, 4 BHK ले लो, या हाँ, 50 गज का है बजट, 100 गज ले लो। हाँ, हाँ। उसमें क्या एक कैलकुलेशन, कोई अगर अपन मेंटल कैलकुलेशन दे सके कि यार इतनी इनकम है तो इस हिसाब से ये घर ले लें तो उचित है, इतने मैंने बजट में कभी जाना ऐसी कोई चाहिए। मेंटल कैलकुलेशन नहीं करी, बट मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि घर हमेशा छोटा लीजिए, ऑफिस हमेशा बड़ा ले लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑफिस आप जब मर्जी कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन घर जब आप लेते हैं बहुत बड़ा, तो याद रखिए उसकी मेंटेनेंस लाइफ टाइम है, राइट। और खासकर आप दिल्ली एनसीआर जैसी जगह पे 3 रुपए 4 रुपए स्क्वायर फीट, 5 रुपए स्क्वायर फीट तक की मेंटेनेंस आपको देनी पड़ सकती है। उसके ऊपर भी हर महीने हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ सोसाइटी वाले करेंगे, उसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 6-7 रुपए पर स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस आपकी जाती है हर महीने की अप्रोक्सीमेटली। तो आपको ये देखना है कि आप हाथी पाल रहे हैं तो हाथी को आप खाना खिला पाएंगे जिंदगी भर या नहीं खिला पाएंगे, उस चीज को माइंड में रखिए। अगेन फिर से बोलूंगा, इट्स अ पर्सनल चॉइस, कितने पैसे हैं आपके पास, आप कितना आलीशान जीवन जीना चाहते हैं, राइट, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट एज अ रूल ऑफ थंब, मैं बहुत बड़े घर के लिए कभी नहीं जाऊंगा, मैं छोटे घर के लिए जाना समझूंगा। जैसे मैंने बताया, मैंने 4200 स्क्वायर फीट का घर भी रेंट पे लेके देखा हुआ, 4200 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा होता है, राइट। तो मुझे समझ आया कि भाई नहीं, इतना बड़ा घर मेरे को जरूरत ही नहीं है। अब अच्छी बात ये थी कि रेंट पे था, ले लेता, फिर उसको बेचने में लगता तो एक बहुत बड़ी साइकिल मुझे जो है वो चलानी पड़ती है। और मैं कभी भी रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट मैं अप्रूव नहीं करूंगा। एज मतलब ठीक है, आपका एक बार इक्विटी पोर्टफोलियो करोड़ों में जा चुका है, आपको लगता है नहीं मैं बहुत ज्यादा जो है वो इस समय इक्विटी की तरफ झुक चुका हूं, तो आप शायद सोच पाए। लेकिन करियर के इनिशियल फेज में रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट देखना, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। एक लाइन याद आई मुझे आशुतोष राणा जी की, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि 5000 स्क्वायर फुट का भी घर होता है ना, 500 फुट स्क्वायर फुट में आप रहते हैं, बाकी 4500 स्क्वायर फुट में आपका अहंकार रहता है। बहुत सही मेरे बात है। पास 5000 स्क्वायर फुट है, तू रहेगा 500। एग्जैक्टली 4500 तो बस कहने के लिए कि देखा इतना बड़ा, रहता थोड़ी है। ऐसे ऐसे घर है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी बंदे ने 7 कमरे बना दिया, आपने 7 बेडरूम हाउस, तो आप कहाँ रहते हो? बोले सर मैं यहाँ रहता हूँ, वाइफ ये, मैं और वाइफ का ही हो गया, बच्चों का हो गया, गेस्ट का हो गया, वो बाकी 4 कमरे कोई आता है तो खोल लेते हैं। तो लास्ट टाइम कब खुले थे यार? वो होम थिएटर 3 महीने पहले खुला था, गेम्स रूम तो 6 महीने से खुला ही नहीं है, गेस्ट रूम में कोई आया ही नहीं है। तो बस फिर तुमने खर्चा भी कर लिया, EMI भी दे रहे हो, मेंटेन भी कर रहे हो, सफाई भी कर रहे हो, सबको दे रहे हो, रह रहे हो तुम 3 BHK पे। फाइनेंशियल डिसीजंस ना ईगो को आपकी टेस्ट करते हैं, वो आपकी ईगो को ललकारते हैं, और अगर आप उनके चक्कर में पड़ गए तो राहत इंदौरी साहब का एक वो लाइन है ना कि बुलाती है जाने का नहीं है, बुलाती है हाँ, तो जाने बस का नहीं। आपने उससे बचना है कि अपनी ईगो को बीच में नहीं लेके आना, कोई भी काम करते हुए, ना इन्वेस्टिंग करते हुए, ना क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करते हुए, ना मोबाइल खरीदते हुए, ना घर खरीदते हुए, ना गाड़ी खरीदते हुए। खर्चा जो उसमें आदमी चर्चा करता है, फंसता है और ईगो से रिलेटेड है, वो है ब्रांड। ये भाई मैं एक नॉर्मल 500 रुपए की टी शर्ट भी पहन सकता हूँ, या मैं किसी एक ठीक ठाक ब्रांड की 1200 की भी पहन सकता हूँ, बट वो है कह रहे उस ब्रांड की 4000 रुपए की, उस ब्रांड का जीन्स नॉर्मल 1000 रुपए की भी आ रही है, छोटा ब्रांड 3000 में भी दे रहा है, पर वो वाला ब्रांड 15000 का। तो ब्रांड पे इन्वेस्ट करना या नहीं करना, ये मतलब ब्रांड्स, सुना था मैंने कहीं पे कि ब्रांड अमीर लोगों के लिए नहीं बने हैं, उन लोगों के लिए बने हैं जिनको अमीर दिखना है, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो जो ब्रांड पहन रहा है वो तो तुमको तो वैसे भी नहीं पता, और हो सकता है मोस्ट ऑफ द केस में वो नहीं भी पहन रहा, वो सिंपल कुर्ता पजामा पहन के निकल गया साहब, और वो तुम ब्रांड कर रहे हो भाई साहब। तो जो मेन आदमी हो तो ब्रांड पहन ही नहीं रहा, उसके नीचे वाले ब्रांड ज्यादा पहन रहे हैं। बहुत सिंपल है, वैल्यू फॉर मनी मिल रही है नहीं मिल रही है, मेरा सिंपल क्वेश्चन रहता है हमेशा कि मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, चाहे वो कपड़े हो चाहे वो गाड़ी हो, आई ऑलवेज गो फॉर वैल्यू फॉर मनी। अगर वैल्यू फॉर मनी है, आई एम हैप्पी, मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, मेरा काम सॉल्व हो रहा है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मेरा काम उससे प्रोडक्टिव हो रहा है, मैं अपने दिन में 1 घंटा 2 घंटा उससे बचा पा रहा हूँ किसी चीज पे अगर खर्चा करके, वाई नॉट। और कपड़ों की बात जहां तक आती है, कंफर्ट इज दी नंबर 1 क्राइटेरिया। इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल वेयर इट। अब उसके बाद वो कंफर्टेबल में नहीं हूँ, आप कोई भी ब्रांड लियो, मैं नहीं पहनने वाला हूँ। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राइट टूल क्या है जेनजी के लिए स्पेशली, क्योंकि एक्चुअली सपने बहुत बड़े बड़े हो गए। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे बाहर जाके कुछ खाना है तो मुझे ब्रांड ही तो देखते थे कि यार बर्गर खाना है तो मैकडी है, और पिज्जा खाना है तो डोमिनोज है। ये मेरे बचपन की कहानी। अच्छा, बचपन में बहुत छोटे में तो पता ही नहीं था कि पिज्जा बर्गर कुछ होता भी है, फिर वो बॉलीवुड की टीवी से पता चला कि अच्छा ऐसी भी चीजें होती है, फिर बाहर गए तो पता चला ये 2 कंपनियां 2 चीज देती है। अब तो मैं घर से अगर ऑफिस निकल रहा हूँ तो 500 ब्रांड इधर और 500 चीज इधर। सोशल मीडिया नहीं था हमारे जमाने में, तो हमको पता नहीं था कि, हमको लगा दिवाली और बर्थडे
बर्थडे पे कपड़े ले लो, दिवाली पे कपड़े ले लो, और क्या होता है। अब यहाँ तो स्क्रॉल करते करते ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये पैटर्न, वो पैटर्न, ये सेल, बहुत कुछ हो गया। तो अब सब कुछ पाना बहुत कुछ है, समय लिमिटेड है कि इसी जवानी में हमको तो 5 साल में सब कुछ करना है। ये तो आदमी कहता है फटाफट आए। तो फटाफट क्या होता है, या ट्रेडिंग कर लूं क्या, आज कट बन जाएगा, या क्रिप्टो ले लूं क्या, कोई चीज बता जो डबल हो रही हो। 21 दिन में पैसा डबल चाहिए सब, और इसके लिए आईपीएल की टीम बन रही है, और ऐसे ऐसे लोग आईपीएल की टीम बना रहे। मैं कह रहा भाई तू कहां से, तुमको क्या जरूरत है, लेकिन कोई आईपीएल टीम, कोई क्रिप्टो, क्या। तो ये माइंडसेट क्या है, और इनमें क्या क्या कमी है जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। ये समझ लो कि हर कोई आपके पैसे के पीछे है और आपको उसको बचाना है, बस इतना सा माइंडसेट बनाना है आपको। आपको जेन्युइन लोगों के साथ डील करनी है, जेन्युइन लोगों के साथ जुड़ना है। अब ये पता लगाना कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं, ये आपका काम है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक वर्ड यूज होता है हमारे प्रोफेशन के अंदर। यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अ पर्सन जिसका क्वेश्चनिंग माइंड है। आपको अलर्ट रहना है, आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, आपको क्रिटिकल असेसमेंट करनी है। जो दिख रहा है उसकी भी क्रिटिकल असेसमेंट करनी है। सामने कोई मर्सिडीज से उतरा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अमीर है, हो सकता है वो मर्सिडीज किराए पे लेके आया हो, राइट। अब आ जाते हैं कि जो आपने सवाल पूछा, मेरा ऐसा बहुत सिंपल सा मानना है, जेनजी जितना भी कर ले, जो भी कर ले, जैसे भी बोल ले, इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास, नंबर 1। नंबर 2, द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन दैट एसेट क्लास इज म्यूचुअल फंड। अब आप कुछ भी बोल लो इसके आगे, कैसे भी बोल लो आप इसके आगे, आप मेरे साथ बैठो, अपने फाइनेंस लेके बैठो और मुझे प्रूव कर दो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप ट्रेडिंग कर लो, ट्रेडिंग एक सस्टेनेबल चीज नहीं है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अगर होती तो हम डेली बेसिस पे ट्रेडिंग से करोड़पति बनते हुए लोग देखते हैं, राइट। लखपति तो चलो देख ही लेते, करोड़पति बहुत बड़ी बात हो गई तो, राइट। क्रिप्टो वेव्स आती हैं। मैं तो इसके बारे में एक जोक पढ़ रहा था कि एक बंदा था, पहले वो मैकडॉनल्ड्स में सर्व करता था, फॉरेन का कुछ मैं पढ़ रहा था, फिर वो बन गया क्रिप्टो किंग, फिर वो दोबारा बन गया मैकडॉनल्ड में सर्व करने वाला। तो क्रिप्टो की तो ये वेव्स आती हैं, राइट। अचानक से कोई हीरो बन जाता है, अचानक से कोई जीरो बन जाता है। और पता है क्या, इसी आड़ में ना स्कैम बहुत होने लग गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक स्कैम देखा जहां पे एक भाई साहब, एक तो हमारे पास ही आ जाते लोग बाग, सर स्कीम है सर, तो स्कीम बताई उसने कि 6% पर मंथ कमा के दूंगा। बस मैं जैसे मैं ये बात सुन लेता हूँ ना, मेरा तो सिंपल रिएक्शन है, भागो। जहां आपको मैं एक सिंपल रूल बता रहा हूँ स्कैम से बचने का, जब भी आपको बैंक एफडी से ऊपर कोई फिक्स रिटर्न प्रॉमिस करने लगे, स्टेप 1 भागो। और ऐसा भागो कि वो दिखाई ना दे आपको, आप उसे दिखाई ना दो। तो उसने मुझे क्या स्कीम बताई, मैं आपको बताता हूं। पहले उसने बोला 6% दूंगा पर मंथ। मैंने कहा अच्छा भाई कैसे कमाएगा 6% पर मंथ, मैं सारा पैसे लगाने को तैयार हूं, तो बता दे। कहता कुछ नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कराऊंगा। मैंने कहा अच्छा बता कैसे कराएगा भाई, इतना बड़ा ट्रेडर है, तो 6% पर मंथ की बात, 6% पर मंथ अगर आप लोग अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है हर साल में पैसा डबल हो रहा है आपका, लगभग उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तो हो ही रहा है। यस, उससे भी ज्यादा हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि बस आप पैसा दोगे हमें, हम एआई के थ्रू, एक तो ये एआई हर चीज, अब आप देखेंगे आटे में भी एआई आने वाला थोड़ी देर में, राइट। एआई बताशी मिल रही थी नीचे हाँ, भी, बिल्कुल मिल रही होगी, बिल्कुल मिल रही होगी जी। तो एआई के थ्रू आपका पैसा जो है, वो बॉट्स जो है, हमारे बॉट्स जो दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर है, उनके ट्रेड को कॉपी करेंगे, और हम तो बनाएंगे जी 10-15% पर मंथ, आपको 6% देंगे, बाकी हम रखेंगे। एक सीए मान लो, या सीए का एग्जांपल नहीं दे, सीए तो थोड़ा अपने सेंटर लेवल की चीज है, अपन बात करते हैं मान लो इंजीनियर लेवल पे, तो अलग अलग। अब इंजीनियर में कुछ खास कॉलेजेस से, आईआईटी से करें, टॉप 10-20 से करें, वर्थ निकल रही है, टॉप लोगों की निकल रही है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि यार इंजीनियरिंग की कॉलेज तो 50,000 है, मान लो 10,000 है, तो 10,000 में से 100 छोड़ दूं, तो 9,900 में जो कर रहा है, वो आदमी कह रहा है कि यार वहां जो पढ़ाई थी वो भी ठीक ठाक थी, टीचर भी ठीक ठाक थे, रिजल्ट भी ठीक ठाक है, तो उन ठीक ठाक लोगों के लिए क्या करें। तो आजकल ये जो यूट्यूब पे देखते क्या, ठीक है यार हम क्या करते हैं, हम यूट्यूबर बन जाते हैं। दो चीज आजकल चल रही है यूथ में, और दोनों चीज में गलत नहीं मानता, बस मैं व्यूज ले रहा हूँ। एक तो एक यार फॉर्मल कुछ नहीं पढ़ा, एक तो अपन यूट्यूबर बन जाते हैं, यूट्यूब में बहुत सही है, कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं साहब, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी रील बना लेंगे, मेहनत कर लेंगे, 1-2 साल में वायरल हुए तो पैकेज है साल का, अपने तो महीने में आ जाएगा या व्हाटएवर। सेकंड है एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योरशिप पे अगली राउंड में बात करते हैं। फर्स्ट राउंड में कि आज की रेट में क्या सोशल मीडिया पे आके कंटेंट क्रिएटर बनना इज अ फिजिबल ऑप्शन, यस और नो? बिल्कुल फिजिबल ऑप्शन है। अगेन गेम वहीं पे आके अटक जाती है। वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो अपने व्यूअर्स को, हाँ बिल्कुल फिजिबल है ना। आप थोड़े समय के लिए चलोगे, फिर आप फ्लॉप हो जाओगे। हर चीज आप देखेंगे ना, वैल्यू पे आके अटक जाती है। एंड जहां आपने बात बोली ना कि सीए सेंट्रलाइज्ड है, मैं इस पर अपने थॉट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि सीए में हर सीए बराबर है, सीए में भी बहुत ज्यादा जो है वो चीजें 180 डिग्री पे फैली हुई है। एक सीए आपको
ठीक है हम सब आईसीआई से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था हाँ। कि उसका ऐसा नहीं कि अलग अलग कॉलेजेस में हाँ। अलग अलग चीज है, इसलिए मैंने बोला। But- बाकी इनकम रेंज में फर्क है। यस Everyone यस knows. इनकम रेंज में, नॉलेज में, एक्सपोजर में, फिर और सबसे ज्यादा फर्क इसमें है कि वो बंदा क्या करना चाहता था। एक होता है ना कि अब वो गांव में बैठा है, आप इंजीनियर की बात कर रहे हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरठ के छोटे कॉलेज से बीटेक करा है, यूएस जा रहे हैं, बढ़िया वीजा लग रहे हैं उनके, क्यों? उनके अंदर अपनी एक ललक थी। तो अल्टीमेटली गेम पता है कहां पे आके अटक जाती है, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, कि आपके अंदर ललक है कि नहीं है, आपके अंदर काम करने की वो जील है कि नहीं है। आप अपने कॉलेज के मत्थे पे ये नहीं लगा सकते कि भाई तेरी वजह से मेरा कुछ नहीं हुआ। आप फॉर्मल एजुकेशन के मत्थे पे कुछ नहीं लगा सकते कि तेरी वजह से मेरा कुछ नहीं हुआ। यस, अच्छे कॉलेज का इंपैक्ट होता है फॉर श्योर, बट सिर्फ कॉलेज का इंपैक्ट होता है ये जरूरी नहीं है। मैं आपको एसआरसीसी वाले बच्चे भी दिखा दूंगा जो बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहे, और मैं आपको हो सकता है कि डीयू के साउथ कैंपस के किसी छोटे से कॉलेज के बच्चे दिखा दूंगा जो बहुत कुछ अचीव कर गए। नाउ कंटेंट क्रिएटर बनना क्या फीजिबल ऑप्शन है? मेरा तो बेंचमार्क सिंपल है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो बन जाओगे, वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो बन जाओगे, लेकिन फिर आपकी भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। फिर आप इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत डांस वांस करो, बढ़िया सी रील वील डालो, वायरल होंगी, राइट? हो सकता है आपको कुछ टुन्नू मुन्नू स्कैमस्टर्स जो होते हैं, जो बेटिंग एंड गैम्बलिंग ऐप होती है, वो आपको 2-4 बार स्पॉन्सरशिप दे देंगी, राइट? आप उससे और लोगों का भविष्य बिगाड़ देंगे, ज्यादा कोई वैल्यू ऐड कर नहीं पाएंगे। बट आप जेन्युइनली अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर बन के, आपके चाहे 1000 व्यू आए, चाहे 10,000 व्यू आए, चाहे 1 लाख व्यू आए, अगर उसमें वैल्यू है, पीपल विल लव यू, पीपल विल रिवॉर्ड यू, और बड़ी कंपनीज, बड़े स्पॉन्सर्स आपके पास आएंगे। और नहीं भी आएंगे तो आप इतने स्मार्ट बन जाएंगे कि आप अपने आप उसमें से अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीज तब निकलती है जब आप एक पर्टिकुलर बहुत टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अभी कंपटीशन भी पहले था कि अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो बना रहा है तो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो 25 में से कोई ना कोई कभी ना कभी तो वायरल होगा। अब अगर कहीं यार 25,000 लोग स्टैंड अप कॉमेडी करने आ जाएंगे तो फिर क्या चांस आएगा कि इसका क्या रहेगा? एंड सेम गोस कि भाई कितनी रील देखूंगा मैं, कितने लोग हैं, कितने क्रिएटर हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, बट अगर आप अगेन क्या वैल्यू दे रहे हैं रील में, तो आज नहीं तो कल आपकी रील चलेगी। और मैं कहता हूँ कि रील चले ना चले, आप इतने स्मार्ट हो कि आप कोई ना कोई रेवेन्यू स्ट्रीम उसमें से निकाल लोगे। ये सोचना कि किसी की वीडियो पे अगर नंबर ऑफ व्यूज ज्यादा हैं तो वो ज्यादा कमा रहा होगा, ये बेवकूफी है, ये सरासर बेवकूफी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं लोगों के वीडियोस पे, शायद वो बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं समझ पाया उनसे। मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ लोग हैं जो यार वीडियो डालते हैं, 1000 व्यू आ रहे हैं, बट दे आर अर्निंग गुड। वाई? बिकॉज दे हैव क्रिएटेड वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स। अपने वीडियो के आसपास उन्होंने बहुत वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स बना लिए और अर्न कर रहे हैं उससे। नाउ सेकंड क्वेश्चन की लोग कहते हैं सर एंटरप्रेन्योर बनना है। मतलब मुझे ये चीज पहली बात मुझे अच्छी लगती है कि जॉब आप सीख नहीं कर रहे, आप जॉब दे रहे हो, आई लव इट। बट लोगों को लगता है इजी बहुत है। मतलब एवरी चीज है ना कि सोशल मीडिया पे इजी तो है, कैमरे के सामने नाचना ही तो है थोड़ा सा, तो वो बैकग्राउंड बिजनेस में क्या है, कुछ नहीं, यहाँ से लेंगे यहाँ बेच देंगे, हो गया। और उस चक्कर में आता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट भी डूब रहा है, फिर वो वापस आकर यार बिजनेस तो खराब चीज है, बिजनेस तो चीज सही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तो ये इसका क्या ट्रेंड है जो ये शार्क टैंक देख के स्टार्टअप आइडिया लेके कि अरे सर, आपको लोग मिलते होंगे बहुत सारे, सर एक आइडिया है, देखो मस्त आइडिया, दुनिया में किसी ने नहीं किया, आप फंडिंग दिलवा दो या दे दो। तो अच्छी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है, बट रियलिटीज अपने माइंड में रखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी आप लाइफ में इसको ट्राई कर लें उतना अच्छा है। अगेन वैल्यू ऐड करें लोगों की लाइफ में, और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर बनाएं, फालतू के चक्रों में ना पड़े, वैनिटी मैट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े, ये वैल्यूएशन कर लूंगा, वो फंडिंग ले लूंगा, इस वाले एपिसोड में चला जाऊंगा, उस वाले शो में चला जाऊंगा। मेरे लिए एक वो एंटरप्रेन्योर बहुत जबरदस्त है जो अपने गली मोहल्ले की प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने लिए मंथली और ईयरली अपना जो है वो खर्चा निकाल पा रहा है और थोड़ी बहुत वेल्थ क्रिएट कर पा रहा है, रादर देन वो एंटरप्रेन्योर जो जबरदस्ती की अपनी वैल्यूएशन को स्टीरॉइड्स लगा लगा के बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद में अचानक से बम फूट जाता है कि भाई साहब कोई वैल्यूएशन है ही नहीं। तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर करें। और मुझे जो मेरी जो पर्सनल फीलिंग है इस समय, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? एक इसका बहुत बड़ा की फैक्टर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई बहुत लोगों की जॉब खा चुका है और बहुत लोगों की जॉब खाएगा आने वाले समय में, खासकर जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं। अब जो एंट्री लेवल वाले लोगों की जॉब्स जाएंगी ना, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे विल बी स्विचिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप। और अब माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप हमें देखने को मिलेगी, यूनिकॉर्न्स नहीं, अब हमें कॉकरोचेस देखने को मिलेंगे। और कॉकरोच यूनिकॉर्न से ज्यादा पावरफुल होता है। दुनिया खत्म हो जाए वो खत्म नहीं होता है। मेरी नजर में वो एंटरप्रेन्योर ज्यादा सक्सेसफुल है जो फंडिंग के बिना बूटस्ट्रैप होकर अपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी चला रहा है। वो कोई वैनिटी मैट्रिक्स का ध्यान नहीं रखता, वो सुबह उठता है, अपना उसने एक प्रॉब्लम पकड़ रखी है, उसको सॉल्व करने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, बूटस्ट्रैप्ड है, प्रॉफिटेबल है, अपनी और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है। और वैसे भी ये मिथ है कि फंडिंग वाला मिथ है। मैं अभी डेटा देख रहा था, इंडिया के जितने भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप है
6% को फंडिंग मिली है आज तक। हम्म, हल्ला ऐसा है कि सबको फंडिंग मिल जाती है और फंडिंग से ही काम होता है, मिली ही 6% को है। 95% जो रजिस्टर्ड है कौन सी फंडिंग कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप काम कर रहे हैं। मतलब मैं भी अभी मैंने कई न्यूज देखी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 28,000 था या पता नहीं क्या था, इतने स्टार्टअप फेल हुए हैं अभी। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मैंने बस ऐसे ही ब्लिंक करते हुए देखा था उसको। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो रहे हैं, और इससे आपको डरना नहीं है। वो फेल क्यों हो रहे हैं, आपको उनकी गलतियों से सीखना है, राइट। और आपको बस फिर से आप अगर देखें ना, कहानी का बेस वही है। आप वैनिटी मैट्रिक्स के लिए जा रहे हो क्या, आप शो ऑफ मैट्रिक्स के लिए जा रहे हो क्या, फंडिंग मिल गई, स्टार्टअप कर रहा हूँ, कूल दिख रहा हूँ, ऑफिस में चेयर की जगह बीन बैग डाल के बैठा हुआ हूँ, है ना। मतलब आप स्मार्ट दिखने के लिए अगर ये सब चीजें कर रहे हो तो आप बेवकूफ बनोगे। आप जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और डे वन से आप क्लियर हो, भाई सॉल्यूशन मोनेटाइज करूंगा, प्रॉफिटेबल रहूंगा, राइट। हम बोलते ना कि बनिए की तरह सोचो। बनिया नेगेटिव वर्ड नहीं है, बनिया बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। जो अपने पैसे को जुडिशियसली यूज करे वो बनिया, राइट। सिंपल सी बात है। तो आपने सोचना है भाई लाला की तरह शुरू से ही कि मैं क्या प्रॉफिटेबल रहने वाला हूं या नहीं। और सर मैं तो बोल रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट ही 10 साल पुराना ना स्टार्टअप का, कि लॉस में धंधा करो। ये तो लोगों को समझ ही नहीं, अभी तक भी आधे लोगों से कि लॉस में धंधा होता कैसे, कौन देता है पैसे। एक्चुअली पहले दिन से ही धंधा मतलब प्रॉफिट। हर कोई क्या है ना, हर कोई वो बस वो एक ऐसे जानवर को दिमाग में रख के चल रहा है जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो यूनिकॉर्न है, राइट। वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो वहां पे जाके सब चीजें जो है वो दिक्कत में आ रही है, और हम आप जैसे लोग हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा कि देखो इनकी छोटी सोच है, ये सोच रहे हैं कि भाई अपना बस प्रॉफिट हो जाए और ये हो जाए। नहीं भाई, मेरी छोटी सोच नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उसका परिवार कैसे चलेगा, मैं सोच रहा हूँ कि वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा। छोटी सोच पे तो मैं अपना रिप्लाई अभी दे देता हूँ। जितने भी बड़े स्टार्टअप है वो सब कह चुके हैं फंडर अपने इन्वेस्टर को, भाई प्रॉफिट दिखा दो। वो जब से 10-12 स्टार्टअप लिस्ट हुए हैं और उधर नीचे गिरे हैं, तो सब इन्वेस्टर ने बाकी को बुला के कह दिया, बोले भाई हो गई ग्रोथ, वो तो बाद में चलेगी ग्रोथ, पहले प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ। अगले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा रहे हो तो ठीक, नहीं तो फिर हम बैंक खाता कर रहे हैं बंद। तो ये जो आपने न्यूज पढ़ी होगी उससे रिलेटेड होगी कि वो कुछ लोगों ने वो नहीं दिखाया होगा, कह दिया होगा भैया ना आ जाए ना कभी होगा, कर दिए होंगे बर्बाद, टाटा बाय बाय। सर अभी आते हैं थोड़े से कुछ आपका एडटेक स्टार्टअप भी है, उस पर बातचीत करेंगे, पर एक मेरी क्यूरियोसिटी, अगर इफ यू प्लीज कंफर्टेबल आंसर देने में। आप सीए होने के बाद भी सीए नहीं यूज कर रहे हो, और अभी आपने स्टार्टिंग में कहा नॉट पेइंग फीस, क्या रीजन है उसके पीछे यार, मुझे क्यूरियोसिटी कर दिया आपने। बस अपनी घरेलू नाराजगी है आईसीआई से। अच्छा, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस बच्चों के साथ रहते हैं हम, सीए स्टूडेंट्स के साथ, सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं। तो पेपर्स ढंग से चेक नहीं हो रहे थे, तो हमने एक बार जो है वो हिंदी भाषा में बोलूं तो आंदोलन कर दिया था रिफॉर्म्स के लिए कि भाई पेपर ढंग से चेक होने चाहिए। और उसके लिए हम लोग आईटीओ पे जाके जमीन पे धरना देके बैठ गए थे, और वहां पे हमारी कुछ बातें मानी गई, कुछ बातें नहीं मानी गई। उस समय एक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, एमसीक्यूज के आंसर गलत चेक हो रखे थे। चलो आपके थ्योरी के आंसर गलत चेक होते हैं, जिसमें हम जजमेंट एरर मान सकते हैं, लेकिन ऐसा था कि बच्चों के एमसीक्यू के आंसर जो है वो गलत चेक हो रखे थे, जिसे बोलते हैं ना मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड थी वो। तो वो चीजें थी, उसके चलते हमने कुछ वहाँ पे रिफॉर्म्स के लिए हमने कुछ चीजें करी। तो इंस्टीट्यूट ने हमारी कुछ डिमांड्स नहीं मानी, तो मैंने तो एज इन प्रोटेस्ट में मैंने उस दिन के बाद से अपनी मेंबरशिप फीस जो है पे नहीं करी, और अभी तक मैंने पे नहीं करी। 2019 की बात है वो। अब कुछ चीजें सुधरने लग गई इंस्टीट्यूट में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप ज्यादा समझ पाएंगे क्योंकि आप सीए बैकग्राउंड से हैं। हमारे एग्जाम के बाद ना सजेस्टेड आंसर आते हैं, जब एग्जाम होता है उसके बाद रिजल्ट होता है, उसके बाद आईसीएस सजेस्टेड आंसर निकालता है। तो बीच में आईसीए ने क्या कर दिया कि सजेस्टेड आंसर ही 30 दिन बाद देगा, रिजल्ट आने के 30 दिन बाद, क्योंकि बच्चा चेक ही ना कर पाए अपने पेपर। 30 दिन का टाइम होता है, आरटीए लगा के कॉपीज मंगा लो। लेकिन इस बार मैंने देखा कि भाई कुछ तो चमका है, और आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर आई थिंक 7-8 दिन के अंदर निकाल देते थे। तो अगेन मैं एक बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, मुझे लग रहा है कि आईसीआई सुधर रहा है, तो हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए जहां पे वो अच्छे काम कर रहे हैं एज फार एज स्टूडेंट्स इज कंसर्न। तो मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में काफी अच्छे काम होंगे। जैसे आईसीआई ने 30% एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दी, पता नहीं आपने और मैंने शायद जब पेपर दिए होंगे तब एमसीक्यूज का नामो निशान नहीं होता था, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते थे। अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल दोनों ही लेवल पे, फाउंडेशन का मुझे आइडिया नहीं है, हर पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू लिया है, राइट। तो ये बड़ा अच्छा एक फॉरवर्ड स्टेप है, इसमें केस स्टडीज वगैरह आ गई हैं। अब अच्छा लग रहा है मुझे कि इंस्टीट्यूट सही डायरेक्शन में। एंड एक बात यहाँ पे ना स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स को मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो आईसीआई के हों या किसी के भी हों, नो वन एंड नथिंग इज परफेक्ट। यस, इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा था। हम भी, अगर कोई मुझसे बोले भाई आप परफेक्ट हो, नहीं, मैं आपसे पूछूं आप परफेक्ट हो, आप भी बोलोगे नहीं। तो इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा है, आईसीआई इंप्रूवमेंट करता रहेगा, बच्चों का भला होता रहेगा, और सब कुछ सही रहा तो मैं मेंबरशिप फीस पे करके दोबारा से अपने नाम के आगे सी लगाना शुरू कर दूंगा। तो प्रोटेस्ट था कुल मिला के। हाँ जी। अभी सर आप एडटेक में वर्क करते हैं, क्या करते हैं एग्जैक्टली आप? मैं
ट्रेडिशनली देखे जाए तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, और ट्रेडिशनली बोलना चाहते हैं तो मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, राइट। तो सीए के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ। मेरा कोर्स सब्जेक्ट ऑडिटिंग है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, सीए फाइनल लेवल पे। एंड मैंने अपनी क्लासेस जो अपने नाम के अंदर शुरू की, दैट वाज नीरज अरोड़ा क्लासेस इन 2013। उसके बाद 2018 में आके आई स्टार्टेड एडू 91 के नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया। बूटस्ट्रैप्ड है, हाईली प्रॉफिटेबल है, कोई दूर दूर तक कोई चिंता का विषय नहीं है, राइट। कभी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया, ना बैंक से ना किसी आउटसाइड इन्वेस्टर से, राइट। एंड एडू 91 शुरू करने का मुझे जहां जहां गैप दिखता गया मैं उसको फिल करता गया। एक हमने स्टार्टअप शुरू किया स्किल 91, जिसमें हम लोग स्किल बिल्डिंग कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, अभी एआई पे कोर्स आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि एक और गैप है, मैंने खुद देखा कि मेरे पास भी वो गैप था फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके, तो उसको लेके भी हमने एक स्टार्टअप शुरू कर रखा है अपना लर्न के नाम से, LEARNN के नाम से लर्न। वहां पे मैं मेनली म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ाता हूँ। तो ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं। लाइव बैचेस हैं, कोर्सेज हैं? लाइव बैचेस हैं। मुझे लाइव पढ़ाने में एक किक मिलती है, एक मजा आता है, राइट। तो मैं लाइव पढ़ाता हूँ। अभी सुबह भी आज मेरी क्लास थी, तो वो क्लास लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। शाम को भी जाके मेरी क्लास है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ हमेशा। एंड एक दो और छोटे छोटे स्टार्टअप हैं जो सारे के सारे ही एजुकेशन से ही कहीं ना कहीं कंसर्न्ड है। तो अभी जैसे इस एडटेक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो ये एडटेक मार्केट में जो बड़े बड़े नाम थे, जिनके नाम पे एकदम झंडा बुलंद था, उनकी सबकी हालत टाइट चल रही है, और इन्वेस्टर एज द नेगेटिव सेक्टर को दिख रहे हैं कि एडटेक, जैसे पहले कहते थे यार, कोई कहता था टेक का स्टार्टअप है, तो इन्वेस्टर चाहे एडटेक लेके आओ बुला के लापता, फाइल दिखा, क्या करना है, कैसे करना है। अब कह रहे हैं एडटेक, कह रहे अभी फंड नहीं है, बाद में आना, अभी मतलब नहीं, तुम 2 साल बाद मत करो। तो ये जो इकोसिस्टम में अभी क्या चल रहा है, मतलब इस एडटेक सेक्टर में अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आपका काफी पुराने टाइम से कर रहे हैं, किस तरह के स्टार्टअप्स विल वर्क एंड किस तरह के स्टार्टअप विल फेल? मेरा तो एक वर्ड का आंसर है जी इसका, वैल्यू कौन दे रहा है, बात खत्म। अगर आप झूठ बोल के अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, झूठ बोल के आप अपना कोई भी बिजनेस चला रहे हो, आप हलवाई की दुकान चला के दिखा दो झूठ बोल के, यार नहीं चला सकते, एक समय तक चलेगी, बंद हो जाएगी। तो जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी स्टार्टअप ओनर्स कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके का वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आएगा उनका। व्हाइट हैट जूनियर की बात कर लेते हैं हम लोग। वुल्फ गुप्ता के नाम से वो ऐड निकाला करते थे कि 6 साल का बच्चा है, गूगल में नौकरी लग गई है, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की, वॉट एवर इज द केस, राइट। वुल्फ गुप्ता, पहले तो नाम सुन के लोगों को ऐसे विश्वास होता है, खैर हमारे उसके बाद लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया। मैं कहता हूँ कि लोग गलीबल है ना, हिंदुस्तान के लोग बहुत मासूम है, गलीबल है, राइट। और यही मैं बोला था कि लेट द व्यूअर बिवेयर, अब ये सिचुएशन आ चुकी है। तो क्या हुआ स्टार्टअप का, बायजूस का क्या हुआ, मैं आपको इससे पीछे ले चलता हूँ। अरिंदम चौधरी, IIPM, आई होप आपकी वीडियो पे स्ट्राइक ना आए, मेरे ऊपर लीगल नोटिस ना आए, बट IIPM के बारे में आप रिसर्च करके देखिए ना कि आप क्या कर रहा था वो, कि हम IIM से भी आगे, डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIMs। और कहाँ की यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएशन देके बच्चों के भविष्य बिगाड़ रहे हो, Tier 3 सिटी से बच्चों के पास, जिनके पास पैसे हैं, वो अपने, जिनके पास नहीं है, वो अपनी जमीनें बेच के आपको पैसे देके MBA कर रहे हो, और आप उनको वहां पे क्या करवा रहे हो, राइट। तो अगर आप ट्रू वैल्यू दे रहे हो आप चलते रहोगे, अगर आप ट्रू वैल्यू नहीं दे रहे हो आप नहीं चलोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इसके आगे पीछे आप कितनी, बिगेस्ट रीजन बायजू फील्ड के पीछे क्या रीजन लगता है? मुझे तो यही लगता है, और आई थिंक ये जग जाहिर है, फोर्स सेलिंग टू पीपल हु इवन डोंट नीड देयर प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक एम्प्लॉय आए थे जो बायजूस में काम करते थे, राइट। उन्होंने बताया सेलिंग टैक्टिक्स क्या थी उनकी। तो मान लीजिए मैं और आप जाएंगे किसी स्टूडेंट के घर पे, हम दोनों सेम लेवल पे, लेकिन अचानक से मैं आपको सर कहने लग जाऊंगा, आपको बड़ा बना दूंगा, जैसे MLM के अंदर होता है ना, ये हमारे सर जी हैं, है ना। तो वैसे ही कि ये सर जो है, हाँ एग्जैक्टली, तो ये हमारे सर हैं जी, मैं पेरेंट के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारे सर हैं, ये फलाना ढिमाका है। आप एक 6ठी क्लास के बच्चे से 9वीं क्लास का सवाल पूछोगे, वो नहीं कर पाएगा। माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन माता पिता के दिल में ना छेद हो जाता है कि भाई मेरा बच्चा सवाल नहीं कर पाया, कुछ तो कमी है। और फिर आप उस इमोशनल मोमेंट पे जब अपना प्रोडक्ट पिच करोगे, तो कौन नहीं खरीदेगा? जिस माता पिता के पास पैसे हैं वो अपनी जान लगा देंगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं है वो भी अपनी जान लगा देंगे। एक प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस क्या थी? जबरदस्ती लोन एग्रीमेंट साइन करा लेना। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके क्रेडिट कार्ड बनवा के उनसे कोर्स परचेज करवा देना। ये सब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कितने खुले में अवेलेबल है, राइट। तो इसके बाद तो सवाल ही नहीं होना चाहिए क्यों फेल हुआ, होना ही था, राइट। ऐसा ही व्हाइट हैट जूनियर के साथ था।
उसका तो मुझे लगता है कि बिजनेस मॉडल ही फ्लॉड था। अगर आप वन ऑन वन कोचिंग के लिए जा रहे हैं, आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, राइट? व्हाट आई कैन फील कि राइट नाउ जो एक स्टार्टअप जो अच्छा काम कर रहा है, स्टार्टिंग में लाइक फिजिक्स वाला इज गुड गुड, तो आपको क्या लगता है इस पे क्या व्यूज है, मतलब व्हाट दे आर डूइंग राइट, कि उनका मतलब स्टूडेंट का प्यार भी है, वैल्यूएशन भी बढ़ रही है, आईपीओ प्लान कर रहे हैं, तो व्हाट दे डिड राइट? मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है फिजिक्स वाला पे, एंड मैं बड़ा वेट एंड वॉच वाला बंदा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना नहीं चाहता हूँ स्टार्टअप वर्ल्ड से, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली एक आधा ही स्टार्टअप है जो हर फील्ड में सर्वाइव करने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। अगेन वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो चलेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक समय पे अनअकैडमी का हल्ला होता था, राइट? उन्हें कोई भी यूट्यूबर दिखता था, ये फैकल्टी है, इसका यूट्यूब चैनल है, चेक दे के बोलते थे बताओ कितने कितने पैसे चाहिए, राइट? क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज आप देखें कि उनको भी समझ आ गया कि भाई ये जो गेम है ना एक्चुअली एडटेक का, ये ना हम बचपन में वो स्टोरी सुनते थे, पाइट पाइपर की शायद स्टोरी होती थी, वो आता है और वो पहले वो शहर में चूहे बहुत होते हैं, वो चूहों को भगाता है, फिर वो उनको पैसे नहीं देते हैं तो फिर वो उनके बच्चों को साथ में ले जाता है। तो टीचर्स जो है ना, वो ये टीचर ओरिएंटेड गेम है। आप अगर एक अपने टीचर को हायर किया, मान लीजिए आप एक एडटेक स्टार्टअप हैं और प्रोफेशनल कोर्स के आप एडटेक स्टार्टअप हैं, आपने मुझे हायर कर लिया, मैं अपने बच्चे लेके आऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं जाऊंगा मैं अपने बच्चे लेके चला जाऊंगा, राइट? तो ये एक बड़ा चैलेंज है एडटेक स्टार्टअप्स के सामने, और मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर इसको फिर भी शायद सॉल्व कर पाए, लेकिन एक एडटेक स्टार्टअप जहां पे टीचर एक लार्जर देन लाइफ फिगर बन जाता है, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही हमेशा के लिए, राइट? एंड फिजिक्स वाला पे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, आई हैव टू चेक कि भाई प्रॉफिटेबल है नहीं है, किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। सर अभी मैंने एक चीज और देखी कि जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, जैसे फॉर एग्जांपल या टेस्ट प्रिपरेशन है, कि जेई आईआईटी की कोचिंग कराने वाले, जेई की कराने वाले, आईएएस की कराने वाले, सी कराने वाले, ये वाले इंस्टीट्यूट तो चाहे लोकल लेवल पे टीचर्स हैं वो भी प्रॉफिटेबल है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी प्रॉफिटेबल है, एडटेक में भी थोड़ा बहुत इसमें कुछ स्कोप लगता है, पर क्या जो अदर लाइफ स्किल्स हैं, जैसे मैं बोलूँ कोई स्टार्टअप लेके आया, टेक स्टार्टअप की लीडरशिप पे मैं बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन पे मैं बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट पे मैं बता रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहा हूँ, वो कितना ज्यादा सफल हो सकता है नहीं हो सकता, या उसके क्या चांसेस है क्या चांसेस नहीं है? देखिए अगेन टीचर अच्छा है तो सफल जरूर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन्स थोड़े कम रहेंगे इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि क्या है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो, या सीए की मैं बात कर लूं तो हम जरूरत है, और स्किल बिल्डिंग जो है वो एक तरह से आज के डेट में ऑप्शनल है, जबकि होना रिवर्स चाहिए। मेरे हिसाब से तो इस बात पे भी कोर्स बनना चाहिए कि भाई शादी करने से पहले क्या क्या चीजें कंसिडर करें, क्योंकि लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है वो, उसके ऊपर कोई गाइड नहीं करने को तैयार है। मैं तो बोलता हूँ कि सर क्रेडिट कार्ड कैसे लें, कार का लोन कैसे लें, ये तो बचपन में 10th क्लास में सिखा देना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं है हमारे कोर्स में, बहुत छोटे छोटे हैं, ना टीचर्स उस पर ध्यान देते हैं ना बच्चे उस पर ध्यान देते हैं। टीचर नहीं रहे तो क्या बताएंगे? यस सी, मैं बोल रहा हूं, मैं किसी टीचर को गलत नहीं बोलना चाहता, बट जस्ट एक थॉट है, और मैं अपने सारे टीचर्स की बहुत इज्जत करता हूं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर जो खुद जॉब कर रहा है वो बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़ा सकता है? आप समझ रहे हैं ना, वो आपको थ्योरी पढ़ा देगा लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे पाएगा। इसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है, प्लीज, मतलब कि मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी टीचर्स, आज ये बात मैं बोल पा रहा हूँ टीचर्स की वैसे ही बोल पा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। अगेन एजुकेशन सिस्टम को बैश नहीं कर रहा, मैं वैल्यू एडिशन बता रहा हूं कि क्या हो सकता है, राइट? तो जो कमी है वो हम सबको पता है और वो पूरी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम वही बिजनेस स्टडीज का बेस है जिससे आज हम लोग जो है वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं और चीजें जो ऐड करने वाली बात है वो होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि भाई जो ये स्किल बिल्डिंग वाले कोर्सेज हैं, इनमें भी हर जगह पता हो क्या गया है। अभी मैं कल ही एक लाइव क्लास ले रहा था अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो उसमें से एक स्टूडेंट ने बोला कि मैंने कम से कम 15 कोचेस से कोर्सेज लिए जिनकी एड्स चलती हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, और जो आते हैं ना वो कि भाई इवन मेरी भी चलती है कि भाई वर्कशॉप अटेंड करें और ट्रायल क्लास अटेंड करें, राइट? बट 15 में से वो कहते हैं कि सिर्फ 1 या 2 ही हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बाकी सब तो बस एक बार आपका कोर्स बिका उसके बाद अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो वहां पे भी क्या हो रहा है ना कि गंद हर जगह पे फैल चुका है, वो आपको चूज करना पड़ेगा कि सही व्यक्ति कौन है। तो अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आप जिसे हम अगर टेक्निकल टर्म्स में जाऊं, आप अच्छे से मार्केटिंग करके उस पर रिटर्न ऑन एड स्पेंड अच्छा निकाल पा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स में दम है, तो रेफरल इनकम जब आपके आने लग जाती है ना, वो सबसे बढ़िया होता है, तब आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और रेफरल इस बात की गारंटी भी है कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा है। यस, कि आपने 100 यूजर को कहा, 100 यूजर 50 और लेके आए, पहली बात तो आपकी फ्री मार्केटिंग है, सेकंड वो ठप्पा है कि जो आप कर रहे हो लोगों तक वैल्यू जा रही है। यस, तो अगर वो है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, मार्जिन्स कंपैरेटिवली कम रहेंगे, आपको मार्केटिंग पे एफर्ट्स
कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द कोर्सेज लाइक सीए एटसेट्रा, वही क्योंकि ज़रूरत और ऑप्शन की बात हो सीए में तो जाती है। आराम से भाई, अगर कोचिंग गोली मेरे एरिया में कोई सीए कर रहा है वो तो आ ही जाएगा, मुझे बुलाना नहीं मैं आपको पड़ेगा बताता हूँ इतना। ना, आज तक मैंने सीए की ऑनलाइन कोचिंग में 1 रुपए की मार्केटिंग नहीं करी, 1 रुपए की पेड मार्केटिंग जिसे बोलते हैं। एक बार हमने रखा कि चलो डिजिटल मार्केटिंग करके देखते हैं, हमारे रेवेन्यू में उसका जीरो इम्पैक्ट था, जीरो इम्पैक्ट। क्यों? बच्चा नाम से सर्च करता है ऑडिट क्लासेस नीरज अरोड़ा या ऑडिट क्लासेस राहुल, सीधा जो टीचर उसे पसंद है लिखेगा, नाम लिखेगा, चल भाई बाय कर ली, दैट्स इट, फिनिश। वो नहीं देखेगा कि भाई और कौन है, मैं ट्राई कर लूं, क्योंकि नोबडी वांट्स टू ट्राई व्हेन इट कम्स टू देयर करियर। उसके 6 महीने स्टेक पे लगे हैं, उसकी जिंदगी स्टेक पे लगी हुई है। तो हमारे केसेस में ये चीज हमें एक एडवांटेज देती है, एक एडेड एडवांटेज देती है। स्किल बिल्डिंग में वो जरूर देखेगा, एक्सेल कोर्सेज फॉर बिगिनर्स, एआई कोर्सेज फॉर बिगिनर्स, वो जरूर देखेगा, 100% रेटिंग देखेगा। किसकी है, रिव्यू कितना है, वो सब देख के लेता है। वहां आपकी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल आता है एंड फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एक बार वो आपके कोचिंग में आ गया है तो आपने उसको फिर वैल्यू देनी है। अब सर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और स्पेशली शायद एडटेक सेक्टर में ही करते हैं, तो क्या देखते हैं आप स्टार्टअप में, एडटेक स्टार्टअप में पर्टिकुलरली कैसे वैल्यूएशन करते हैं उनकी? मैंने आज तक 3 या 4 एडटेक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करी है, 4 होंगे मेरे ख्याल से। एक मैं सच बताऊं तो मैंने कभी फाइनेंशियल्स देखे नहीं, हमेशा से मैंने फाउंडर से मुलाकात करी। एक तो बड़ा ही अजीब सी मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, मैं एक फाउंडर से मिलने गया और उस दिन बहुत बारिश तूफान था और मैं 4 किलोमीटर पैदल चल के गया। हम लोग मिले एक कॉफी शॉप में, उसने मुझे अपना प्रोडक्ट समझाया, मैं उसका प्रोडक्ट यूज करने के लिए गया था कि मैं आपके प्रोडक्ट को यूज करना चाहता हूँ अपने पढ़ाने के लिए। उसने मुझे अपना प्रोडक्ट समझाया, मैंने बोला भाई प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहा हूँ, जब भी पैसे चाहिए बता देना ना। उसने कुछ बताया कि उसकी क्या रेवेन्यू है क्या नहीं है, बस मुझे उस बंदे पे थोड़ा विश्वास हुआ, हमारा रिलेशन अच्छा रहा जब तक मैं उसका प्रोडक्ट यूज कर रहा था। आई गेव हिम द फंडिंग एंड अच्छा रहा सब कुछ। एक स्टार्टअप और है, उसने भी अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे हम स्किल बिल्डिंग कोर्सेज कराते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, समझ आता है मुझे, बंदा समझ आता है, उनको फंडिंग दे दी। एक स्टार्टअप है, मैंने अगेन उनका प्रोडक्ट, मैं जनरली एडटेक में क्यों जाता हूँ, क्योंकि मुझे वही प्रोडक्ट समझ आता है, राइट। मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वहीं तक लिमिटेड है। अब आप मुझे बोलो कि भाई एआई स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दो, मुझे एआई यूज करना आता है, मुझे एआई का बैकएंड कुछ नहीं पता है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, राइट, चाह के भी नहीं करूंगा। तो चारों मेरे स्टार्टअप ऐसे ही इन्वेस्टेड रहे, मैंने कभी किसी के प्रोजेक्शंस क्या होते हैं आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक्सेल में एक फॉर्मूला लगाओ, प्रोजेक्शन बनके तैयार हो जाते हैं। ऐसा कोई भी प्लान आज तक नहीं बनाया जो एक्सेल पे फेल हुआ? हाँ एग्जैक्टली, एक्सेल के सारे प्लान सफल है। क्या हुआ, प्रॉफिट कितना है? 1 करोड़? ये कम लग रहा है क्या? इसको 12 को 13 करते। हाँ ये देखो 2 हो गया, बढ़ गया। तो पॉइंट इतना सही है कि मैंने हमेशा फाउंडर्स को देख के इन्वेस्ट किया है एंड अभी तक सब कुछ ठीक रहा है। एक स्टार्टअप और था, वो एडटेक नहीं, वो न्यूज से रिलेटेड स्टार्टअप था, तो मुझे बड़ा शौक था कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ होना चाहिए। वो फ्लॉप हो गया, तो ठीक है, पैसे जीरो भी हुए हैं, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अपन चलते हैं रैपिड फायर राउंड पे। हाँ जी, प्लीज। क्विक अपकमिंग सीए स्टूडेंट्स के लिए कुछ 2 शब्द, क्योंकि उनके फेवरेट नीरज सर हैं, तो 2 शब्द उनसे। मैं तो अपनी हर वीडियो के बाद बोलता हूँ कि सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। फेल वो नहीं होगा जो एजुकेशन में फेल हो गया, फेल वो होगा जो अपने आप को री एजुकेट नहीं कर पा रहा। आपको समय के साथ जो है वो जो चीजें आ रही हैं आपके प्रोफेशन में जिनका इम्पैक्ट है, आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, और ऐसी सीखनी पड़ेंगी कि आप टॉप 1% में आते हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी से कॉम्पीट करो या किसी से आपका कोई झगड़ा है कि नहीं भाई मुझे उससे आगे निकलना है, बट आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे और आप हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल एडटेक स्पेस में कुछ भी आता है, मैं क्रेजी हो जाता हूँ, मैं पूरे समय उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, मैं देखूंगा कि मैं कैसे यूज कर सकता हूँ उसको पढ़ाने के लिए, चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, या फिर चाहे वो कोई और स्किल है। तो अगर मेरे स्पेस से रिलेटेड कुछ आएगा जिसका मेरे स्पेस पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो मैं उसका यूज करूंगा, पक्का करूंगा। मैंने भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपने चैनल पे 1-2 वीडियोस डाली अपने एआई अवतार से बना के, कोई नहीं पकड़ पाया, राइट। तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ कि कैसे मैं उसको जो है आगे अपनी वीडियोस में ला सकता हूँ, कैसे हो सकता है मेरा कोई एक आधा लेक्चर भी मेरा एआई अवतार ही ले ले, राइट। तो यही मैं अपने सीए स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आप देखें एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो एकांत में बैठना सीखें। हम इतने शोर में बैठे हुए हैं, हम अकेले बैठ ही नहीं पा रहे। सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बोर्डम। जब आप बोर होते हैं ना, तब आपको आइडियाज आते हैं। आपने भी फील किया होगा, नहाते समय सबसे ज्यादा आइडियाज आते हैं। क्यों? अब हम बोर हो रहे हैं ना, हमारे पास मोबाइल चल नहीं रहा है, थैंक गॉड हम वहां पे मोबाइल स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, राइट। तो आप बोर होना शुरू कीजिए, एकांत में बैठ के सोचना शुरू कीजिए कि आपका करियर क्या है, आप कौन से प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन पे किस किस चीज का इंपैक्ट आता है। आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट, और बहुत सारे मॉडल्स आप वहां पे पढ़ रहे हैं, तो उनका इंपैक्ट अपनी जिंदगी में भी देखिए। मैं ये नहीं बोलूंगा एक्सेल सीख लो, अरे आज एक्सेल है कल कुछ और होगा और परसों कुछ और होगा,
राइट? आज एआई है, उसका पता नहीं क्या आ रहा होगा। आप बस ध्यान रखें आपके प्रोफेशन पे किन किन चीजों का इम्पैक्ट आ रहा है और उन चीजों को सीखते चले जाएं। जो लोग जो मान लेते हैं, जो अब जैसे ये पॉडकास्ट का सेटअप है, पहले ट्रेडिशनल जो हमारे वीडियोग्राफी वाले लोग होते थे वो कहाँ जाते थे? शादियों में जाते थे और किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट इवेंट में जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो जिसने ये पॉडकास्ट सेटअप बनाना सीख लिया वो समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा है ना, जो नहीं सीखा वो पीछे हो रहा है। ड्रोन की बात कर लेते हैं, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी अच्छा इवेंट हो रहा है उसमें ड्रोन ना हो भाई शूटिंग करने के लिए। अब जिसको ड्रोन उड़ानी आती है बढ़िया चल रहा है, वो समय के साथ साथ अपने जो भी अपडेशन करता जाएगा आदमी आगे बढ़ता जाएगा। यस यस यस। सर अब आते हैं फाइनली रैपिड फायर राउंड की तरफ। हाँ जी, वन वर्ड में आंसर लेते हैं सारे। हाँ जी। एक सेकंड, आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आपका इन परसेंटेज अगर 100 रुपीज में डिस्कस करें तो कैन यू शेयर? मेरा मेजर पोर्टफोलियो अदर देन पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम फॉर माय 2 डॉटर्स सब कुछ इक्विटी के अंदर है। 100% हाँ जी। इक्विटी। अब रियल एस्टेट मैंने बताया कि क्योंकि मेरा इक्विटी बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो छोटा मोटा मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। मैं अभी भी ये सबको बोलूंगा मत कीजिए जब तक आपका इक्विटी में अच्छा एक्सपोजर नहीं आ जाता है। विच कार यू ओन? कार्स बता सकता हूँ मैं। अगेन नॉट टू शो ऑफ, और आपने कुछ नहीं करना है, आपने सोचना है समझना है कि अब मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी फॉर्च्यूनर है, राइट, एक मेरे पास जिमनी है एंड एक मेरे पास सुपर्ब है, दैट्स इट। ये 3 गाड़ियां हैं। हाउस ओन और रेंटेड? अभी के लिए अपना ओन कर रहा हूं। हाउस। योर फेवरेट एसेट क्लास? इक्विटी एनी डे। एसेट क्लास यू अवॉइड? एनीथिंग जो मुझे समझ नहीं आती है। हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड्स यू हैव? मेरे पास इस समय 4-5 क्रेडिट कार्ड्स होंगे जिसमें से मैं मेजरली एक यूज करता हूँ। फेवरेट इंडियन बिजनेसमैन? हर वो बिजनेसमैन जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, बूटस्ट्रैप्ड है। मोस्ट रिटर्न हैव यू अर्नड ऑन एनी इन्वेस्टमेंट? मैंने एक स्टार्टअप में जिसको मैंने बताया इन्वेस्ट किया था, आई गॉट 23.5x इन 1 ईयर। एक ड्रीम जो आपका अचीव हो गया, जो आपने कभी सोचा था हो चुका है? मैं अपने टीचर को देखता था, सीए अजय जैन सर, तो मुझे लगता था एक दिन मुझे भी जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना है और इनकी तरह ऑडिटोरियम में पढ़ाना है। तो मैंने ऑडिटोरियम्स में जब क्लासेस ली तो मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं ऐसे क्लासेस लूं। एक ड्रीम जो अभी है जो करना बाकी है? अब मुझे लगता है कि एक पीसफुल और हेल्दी लाइफ जीनी है। वन फाइनेंशियल बुक दैट एवरी 20-year-old मस्ट रीड? वो तो अगर मेरे को कोई जानता है तो वो अपने आप ही कमेंट्स में लिख देगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज माय गो टू बुक। मॉर्गन यूजल आपने 3-4 बार नाम लिया तो आई गॉट इट कि वो पार्ट 1 वो पढ़ो और सेकंड पार्ट सेम एज एवर पढ़ो। यस ग्रेट सर, थैंक यू नीरज जी, जबरदस्त मजा आया। वी लर्नड अ लॉट। मतलब ऑडियंस ने तो बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो ग्रेट मच सर, जल्दी फिर मिलते हैं कभी, किसी और पार्ट 2 करेंगे किसी और टॉपिक पे। और अब जल्दी आपका तक भी और बड़ा करके आईपीओ लेके आओ, तब एक और बातचीत करेंगे। मेरी अभी कोई ऐसी उम्मीद है या मतलब ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं आईपीओ वगैरह लेके आऊँ। एंड जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। 2 मेरी बेटियां हैं और उनके साथ मैं खूब सारा समय बिताना चाहता हूँ, तो बस अब उसी के लिए काम कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट नीरज जी, मजा आया। थैंक यू जी।